हेलो दोस्तों, मैं अतुल कुमार मसौतिया और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल नित्या क्लासेस। और नित्या क्लासेस के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, नाउन को हम लेकर डिस्कस कर रहे थे, जो कि हमारा नाउन की तीन क्लासेस ऑलरेडी कंप्लीट हो चुकी हैं। और आज हम बात करने वाले हैं किसके बारे में दोस्तों? नाउन पर बेस्ड कुछ एरर्स के बारे में जो एग्जाम्स में एज इट इज पूछी जाती हैं। किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्वेश्चन का मतलब कैसे सेंटेंसेस आते हैं और उनके अंदर से कैसे एरर को पहचानना है, कैसे उनको डिटेक्ट करना है, ये चीज़ें मैं आज आपके माध्यम से आपको एक प्रैक्टिस सेट के माध्यम से कराने वाला हूँ। चलिए देख लेते हैं कौन कौन हमारे साथ जुड़ा हुआ है। आकांक्षा देवी जी गुड आफ्टरनून, सुमन दुबे जी गुड आफ्टरनून, तृप्ति गौर जी गुड आफ्टरनून, सभी लोगों को गुड आफ्टरनून टू ऑल। जितने भी हमें देख रहे हैं सभी लोगों को गुड आफ्टरनून। सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने चैनल नित्या क्लासेस में। ठीक है दोस्तों, चलिए समय को बर्बाद ना करते हुए स्टार्ट करते हैं आज के इस क्लास को। हमने चलाया हुआ सुपर टेट के लिए 40 यानी 40 दिन की क्लास होंगी। 40 दिन की क्लासेस में हम लोग कंप्लीट ग्रामर कराने वाले हैं और ग्रामर के साथ साथ यानी ऑल रूल्स ऑफ ग्रामर इन इंग्लिश लैंग्वेज विद प्रैक्टिस सेट, मतलब प्रैक्टिस सेट के सहित मैं आपको कराने वाला हूं। नाउन पर बेस्ड आज एरर होंगी और 40 दिन का ये हमारा ये संग्राम है और 40 दिन में वो सभी कुछ करना है जो आपके सीट ये आपका सुपर टेट और टीईटी में आने वाला है। ठीक है, चलिए भाई बढ़े आगे। ये हमारा डे 5 रहेगा। आज का हमारा 5वां दिन है और 5वें दिन में हम लोग बेसिक इन्फॉर्मेशन ऑफ इंग्लिश की बात कर चुके हैं, सेंटेंसेस की बात कर चुके हैं, नाउन की बात कर चुके हैं और आज हम नाउन को लेकर प्रैक्टिस करने वाले हैं। चलिए दोस्तों, सेशन को शेयर करते रहिएगा। अगर सेशन आपको पसंद आता है तो बढ़े आगे। एक मिनट। चलिए, और दोस्तों अगर चैनल पर दी जाने वाली जानकारी आपको अच्छी लगती है तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन दबा दीजिएगा, जिससे कि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। हाँ भाई, तो सब आपके सामने आ चुकी है वो प्रैक्टिस सेशन जिसका मैं जिक्र कर रहा था और आई होप कि आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर अच्छे से देंगे। इनका जल्दी आंसर करें। आप लोगों को नाउन करा चुका हूँ और नाउन अच्छे से आपको मैंने पढ़ाया है और आप लोग आंसर अच्छे से देंगे, ये मेरी उम्मीद है। सुमन दुबे जी कैसे हैं सर आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप लोगों की दुआ और प्यार से बिल्कुल सही हूँ, सही सलामत हूँ। वरना हादसा था, कुछ बेहतर ही था, कुछ ज़्यादा बड़ा भी हो सकता था, बट आप लोगों की दुआ और प्यार ने साथ दिया। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अजीत गुर्जर जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बहुत बढ़िया। सभी लोग जितने भी जुड़ते जा रहे हैं, मैं सब लोगों को जोड़ते चलें। आप लोगों का साथ साथ और लोगों की भलाई होती रहनी चाहिए। वन ऑफ द प्रॉब्लम विद यू इज दैट यू डू नॉट कम इन टाइम। फर्स्ट सेंटेंस। सेकेंड सेंटेंस आपके सामने ये रहा, ऑल द गर्ल्स स्टूडेंट ऑफ द कॉलेज आर एडवाइज्ड टू सिट इन द गर्ल्स कॉमन रूम ऑन नो एरर। बताइए क्या है पहले सेंटेंस का सही आंसर? जल्दी, व्हाट विल बी द राइट आंसर? जल्दी। ललिता राजवर जी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, गुड आफ्टरनून के साथ। गुड आफ्टरनून, स्वागत है आपका। जल्दी से आंसर करें इनको। देखते हैं कौन कितने लोग आंसर करेक्टली कर पाते हैं, कौन अपने जो आपने इंग्लिश में पढ़ा है उसका सही से आप यूटिलाइजेशन कर पा रहे हैं। पहला सेंटेंस आपके सामने है और पहले सेंटेंस कौन से नियम से है, कौन से रूल से है, ये आपको पता होगा अगर आपने मेरी क्लास कंटिन्यू देखी है या कहीं से भी आपने नाउन पढ़ा है। आप लोग आंसर करिएगा, आप लोगों को पता चल जाएगा कि किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। चलिए चलिए देखिए भाई। अच्छा, सुमन दुबे जी कह रही है सर आपको कहीं चोट तो नहीं लगी है? नहीं जी नहीं, कोई चोट नहीं लगी है, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। आई एम स्टैंडिंग अगेंस्ट यू, मैं आपके सामने खड़ा हूँ, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं है। आप लोगों को बिल्कुल चिंता लेने की जरूरत नहीं है। चलिए आंसर करिएगा, बिल्कुल ठीक हूँ मैं। वन ऑफ द प्रॉब्लम विद यू इज दैट यू डू नॉट कम इन टाइम। अगर हम नाउन के रूल और रेगुलेशन के हिसाब से देखें, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इसमें कहाँ पर गलती होगी वो आपको मैं प्रैक्टिस कराऊंगा। आप लोग आंसर देंगे तब भी, नहीं आंसर देंगे तब भी आप लोगों को करेक्टली मैं आपका प्रैक्टिस सेशन लेकर चलूंगा। देखिए, वन ऑफ द प्रॉब्लम विद यू इज दैट यू डू नॉट कम इन टाइम। आइए इसमें एरर ढूंढने का प्रयास करते हैं। अब आ गया इसमें वन ऑफ द प्रॉब्लम। एक बात आपको बताएं, जहां कहीं भी ये आता है वन ऑफ माई, आपने सुना कभी आपने कहा हो अपने फ्रेंड सर्किल में, वन ऑफ माई फ्रेंड्स यू आर माई बेस्ट फ्रेंड, मतलब मेरे मित्रों में से तुम सबसे बढ़िया मित्र हो। या वन ऑफ माई बुक्स
मेरी किताबों में से, मतलब हम बहुत सारों में से, बहुत सारी वस्तुओं में से, बहुत सारे व्यक्तियों में से, बहुत सारे स्थानों में से किसी एक का चुनाव कर रहे हैं। इसका मतलब वन ऑफ के बाद आने वाला जो नाउन होगा, वन ऑफ के बाद जो आने वाला नाउन होगा वो प्लूरल फॉर्म में होना चाहिए। यहाँ अब इसमें पता नहीं कैसे दिया है, देख लेते हैं। देखिए, वन ऑफ द प्रॉब्लम, भाई वन ऑफ द प्रॉब्लम नहीं, वन ऑफ द प्रॉब्लम्स, मतलब समस्याओं में से एक समस्या, समस्याओं में से एक समस्या। अब इस वन को देखकर आप ये मत समझ लेना कि सर जी ये तो सेंटेंस सही होना चाहिए था। वन ऑफ द प्रॉब्लम विद यू इज दैट, देखिए वन के अकॉर्डिंग यहाँ इज भी बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। वन के अकॉर्डिंग यहाँ इज भी बिल्कुल सही है, लेकिन वन ऑफ के बाद आने वाला जो नाउन होगा, वन ऑफ के बाद जो आने वाला नाउन होता है वो प्लूरल फॉर्म में होना चाहिए। यानी कैसा होना चाहिए, ये होना चाहिए था प्रॉब्लम, प्रॉब्लम्स, यानी एस इसके अंदर ऐड होना चाहिए था। ठीक है, आइए चलते नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ। अगला सेंटेंस आपकी स्क्रीन पर ये रहा, देखिए, टू ऑल द गर्ल्स ऑफ द कॉलेज आर एडवाइज्ड टू सिट इन द गर्ल्स कॉमन रूम, नो एरर। सेकंड सेंटेंस का आंसर दें। सेकंड सेंटेंस का आंसर क्या होगा? मधु कुमारी जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, कोई परेशानी वाली बात नहीं है, बिल्कुल ठीक हूँ, आई एम फिट एंड फाइन। आप लोगों का दुआ, आप लोगों की आशीर्वाद, आप लोगों का प्यार मेरे लिए काम आया। कुछ नहीं होगा जब तक आप लोगों का बिल्कुल ईमानदारी भरा प्यार हमारे साथ है। चलिए, अनुरोग केसरी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं ए आंसर के साथ, कह रहे हैं सर ये होगा। अब जो आंसर दो ना, क्वेश्चन नंबर डाल के दिया करो भाई। क्वेश्चन नंबर देखिए, मतलब सेंटेंस नंबर 2 में एरर नंबर ये होगा, एरर का ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा या ई होगा, जो भी आप बताना चाहें उसमें आप आंसर कर सकते हैं। जल्दी से आंसर करें। ऑल ऑफ द गर्ल्स स्टूडेंट ऑफ द कॉलेज आर एडवाइज्ड टू सिट इन द गर्ल्स कॉमन रूम। जल्दी देखते हैं कितने लोग इसका आंसर करेंगे। सर क्योंकि डू, अच्छा, क्योंकि 2 बार से ही ए होगा। अच्छा। ऑल द गर्ल, ओके। सुमन दुबे जी कह रही है सर ऑल द गर्ल होगा। चलिए देख लेते हैं ऑल द गर्ल होगा या नहीं होगा। ऑल द गर्ल स्टूडेंट ऑफ द कॉलेज आर एडवाइज्ड टू सिट इन द गर्ल्स कॉमन स्कूल। अब आप लोग इसमें यहां भी गलती निकाल सकते थे, ये वाली आप चाहते तो यहाँ भी इसमें दिमाग लगा सकते थे, लेकिन आपने सही दिमाग लगाया, बिल्कुल सही बात है। क्योंकि यहाँ मैंने बताया था कि जब कभी भी कोई ऐसा नाउन है जिसको एस लगाकर प्लूरल बनाया गया है तो उसके अंत में अपोस्ट्रोफी एस न लगाकर केवल और केवल अपोस्ट्रोफी लगता है, और जो कि यहाँ लगा हुआ है, यानी एस के तुरंत बाद अपोस्ट्रोफी लगा हुआ है। यानी गर्ल्स कॉमन रूम, लड़कियों का सामान्य कमरा, लड़कियों के लिए जो कॉमन रूम होते हैं उसके बाद बात की जा रही है, तो ये तो आंसर नहीं हो सकता। ठीक है, टू सिट इन द, इसमें तो कोई गलती नहीं लग रही। एडवाइज सेकंड फॉर्म है, यानी एडवाइज का मतलब सलाह दी गई किसी दूसरे के द्वारा, पैसिव सेंटेंस है, तो कोई दिक्कत नहीं है भाई। ठीक है, यहां देखिए, यहां स्टूडेंट है तो उसके अकॉर्डिंग यहां पर आर भी बिल्कुल सही आ रहा है, आर भी क्या आ रहा है, बिल्कुल सही आ रहा है। बट अगर मैं बात करूं यहां गर्ल्स नहीं होगा, एस नहीं लगेगा इसमें। ठीक है, क्योंकि यहां पहले से ही ऑल दे दिया, जब ऑल दे दिया तो सभी गर्ल्स को उसमें इंक्लूड कर लिया गया, सभी गर्ल्स को उसमें इंक्लूड कर लिया गया। ऑल द गर्ल्स नहीं होगा, ऑल द गर्ल, ऑल द बॉय, ऑल द वर्ड। ठीक है, ऑल द वर्ड्स नहीं होता, ऑल द वर्ड होता है। तो भैया इस ऑल के अकॉर्डिंग यहां पर ये एस क्या हो जाएगा, रिमूव करना पड़ेगा, गलत हो जाएगा। यानी जो हमारा ए ऑप्शन है, इसमें हमारा जो ए पार्ट है वो हमें फिल करना था, और इसमें भी भैया ए पार्ट हमें फिल करना था। ठीक है भाई, बात समझ पा रहे हो नहीं समझ पा रहे? आई होप कि आप लोग अच्छे समझ पा रहे होंगे। हाँ बिल्कुल सही है अनुराग केसरी जी, आपका ये आंसर बिल्कुल सही है, बिल्कुल बहुत बढ़िया। यस सर, सबसे पहले मेरा राइट है। थैंक यू सो मच, बहुत बढ़िया कि आप लोग सबसे पहले आपका आंसर आपने दिया। बढ़े आगे, चलिए अगले क्वेश्चन नंबर 3 और 4 की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, द मेजोरिटी ऑफ वुमेन टीचर्स आर परस्यूडिंग द प्रिंसिपल टू कंसीडर देयर डिमांड्स। बताइए ये क्वेश्चन, ये सेंटेंस और ये वाला सेंटेंस। ही सेड दैट ही ऑलवेज केप्ट इन हिज पॉकेट अ बंडल ऑफ 100 रुपीज नोट। ये क्या होगा इसमें राइट आंसर? जल्दी आंसर करें भी।
बिल्कुल जी अनुराग जी, बिल्कुल सही है आपका आंसर, कोई दिक्कत नहीं है भाई। सेशन अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो इसी प्रकार के क्वेश्चन जो नॉर्मल क्वेश्चन होते हैं वो पूछे जाते हैं, ज़्यादा हार्ड नहीं पूछे जाते सुपर टेट और यूपी टेट में। हालांकि ये लेवल भी कोई नीचे वाला नहीं है, बहुत अच्छा लेवल है। एसएससी सीएचएसएल और एसएससी सीजीएल तक का भी इसमें लेवल कवर हो जाएगा, परेशान ना हो आप। अनुराग केसरी जी कह रहे हैं सर आप बहुत अच्छे से समझाते हैं, थैंक यू सो मच अनुराग जी। जल्दी से आंसर करें। द मेजोरिटी ऑफ द वुमेन टीचर्स आर परस्यूडिंग द प्रिंसिपल टू कंसिडर देयर डिमांड्स। नंबर 4 कह रहा है ही सेड दैट ही ऑलवेज केप्ट इन हिज पॉकेट अ बंडल ऑफ 100 रुपीज नोट्स, नो एरर। देखते हैं कितने लोगों का आंसर आएगा। पहले आंसर जरूर करो भाई, जितने भी हमें लाइव देख रहे हो सभी लोगों का आंसर आना चाहिए। विदाउट आंसरिंग द क्लास इज नॉट सो गुड, क्लास इज नॉट इंटरैक्टिव, और क्लास जब तक इंटरैक्टिव नहीं होती तब तक पढ़ने और पढ़ाने में मजा नहीं आता। बहुत बढ़िया, मेजोरिटी ऑफ वुमेन लिख रहे हैं, बहुत बढ़िया। सुमन दुबे जी ने आंसर दे दिया है सबसे पहले, सबसे सुपरफास्ट बुलेट ट्रेन के माफिक आंसर आ चुका है जी, बहुत खूब। चलिए अनुराग केसरी जी दूसरे नंबर पे ए आंसर के साथ। तीसरा व्यक्ति कौन है जो इनके पीछे आंसर देने का इच्छुक है, जल्दी से आंसर करें। देखिए हम क्या कर रहे हैं, द मेजोरिटी ऑफ वुमेन, हमने बताया था कि कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जो देखने में लगते हैं सिंगुलर, कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जो देखने में लगते हैं सिंगुलर। जैसे देखने में कुछ व्यक्ति बड़े भोले भाले से लगते हैं और बड़े ही सातिर निकलते हैं, जिनको कहा जाता है, क्या कहा जाता, अ डार्क हॉर्स। एक इंग्लिश में कहावत है अ डार्क हॉर्स। डार्क हॉर्स का मतलब समझते हो, छुपा रुस्तम। डार्क हॉर्स का मतलब होता है छुपा रुस्तम, कि कुछ लोग देखने में क्या लगते हैं मैटर नहीं करता, लेकिन वो होते क्या है हमें उसके अनुसार व्यवहार करना चाहिए, उनके अनुसार। देखिए द मेजोरिटी ऑफ वुमेन, मेजोरिटी होता है प्लूरल में, मेजोरिटी लगता है देखने में सिंगुलर, लेकिन ये होता कैसा है, ये प्लूरल होता है। जब ये प्लूरल होता है द मेजोरिटी ऑफ वुमेन, द मेजोरिटी ऑफ वुमेन, तो भैया इसके साथ आने वाली भी क्या होगा, प्लूरल होगा। अब यहाँ लगा है ए, क्या लगा है ए, तो हमें, मैंने आपको बताया था जब हम वुमेन को प्लूरल बनाते हैं, मैन को प्लूरल बनाते हैं, तो इनके जो बीच का ए होता है उसको ई में कन्वर्ट कर देते हैं। किस में करते हैं, ई में। तो ये क्या हो जाएगा, WOMEN, इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, बाकी टीचर्स बिल्कुल सही है और आर भी इसके अकॉर्डिंग क्या है, बिल्कुल सही आंसर है। बाकी इसमें कोई गलती नहीं है। आते चलते हैं चौथे नंबर क्वेश्चन की तरफ, सेंटेंस की तरफ। ही सेड दैट, यहां तक कोई दिक्कत लग रही है, बिल्कुल नहीं लग रही सर। ही सेड दैट, उसने कहा दैट की ही ऑलवेज केप्ट इन हिज पॉकेट, ही ऑलवेज, वह हमेशा केप्ट रखता है, इन हिज पॉकेट, अपने क्या पॉकेट में, अ बंडल ऑफ 100 रुपीज नोट। यहां हमें गलती पकड़ में आ गई, क्यों, देखिए क्या गलती पकड़ में आ गई, इस बात को समझे। देखो भाई, जब न्यूमेरिकल एडजेक्टिव दिया हो, न्यूमेरिकल एडजेक्टिव प्लस नाउन दिया हो, न्यूमेरिकल एडजेक्टिव प्लस नाउन दिया हो, तो हम क्या करते हैं, उसमें एस का प्रयोग नहीं करते। ठीक है, प्लस उसके पीछे भी अगर ये दे दिया हो नॉट, या ये भी एक नाउन है, तो ये हमारा जो नाउन होगा ना, ये सिंगुलर फॉर्म में होगा। कौन सी फॉर्म में होगा, ये सिंगुलर फॉर्म में होगा। यानी यहाँ जो रुपीज़ आ रहा है ये अपने आप में क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। रुपीज़ जो है वो बिल्कुल गलत हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये आपको पीडीएफ फॉर्म में मिल जाएंगे, बिल्कुल। देखिए नोट मत करिएगा, आंसर देने पे ज़्यादा फोकस करें, समझने पे ज़्यादा फोकस करें। जिसको भी पीडीएफ चाहिए, पीडीएफ टेलीग्राम चैनल के माध्यम से मिल जाएगी। और जो भी हमसे लगातार जुड़ना चाहते हैं या पीडीएफ की हेल्प भी लेना चाहते हैं, तो आप लोगों को इस नंबर पे व्हाट्सएप कर दीजिएगा, आप लोगों के पास पीडीएफ मिल जाएगी। आप परेशान ना हो, नोट ना करें, इसको नोट करने में अपना समय बर्बाद ना करें, बिकॉज टाइम एंड टाइट वेट फॉर नन। समय और मौका किसी का इंतजार नहीं करते, जब इंतजार नहीं करते तो हमें इसको गंवाना भी नहीं चाहिए। ठीक है, समय को हम लोगों को क्या नहीं करना चाहिए, गंवाना नहीं चाहिए। देखिए, ओहो इधर आ भाई, एक मिनट, आज रिमोट काम नहीं कर रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 और 4 का आंसर करें। क्वेश्चन नंबर 3 और 4 का आंसर करें, जितने लोग भी जुड़े हुए हैं सेशन को शेयर करें। ही गेव मी 2 इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशंस आई हैड बीन वेटिंग फॉर द प्रीवियस 2 months, नो एरर। सेकंड सेंटेंस, इसको यहां से ऊपर माने भी, ठीक है। कभी आपको कोई दिक्कत हो रही हो
तो सेकंड सेंटेंस यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, मतलब नंबर 6 वाला सेंटेंस, नंबर 5 ये है। नंबर 5 कह रहा है ही गेव मी 2 important information I had been waiting for the previous month. Next, the class teacher gave him a homework and instructed him to do it at night. No error. बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर, जल्दी से आंसर करें। आकांक्षा देवी जी का आंसर आ चुका है, कह रही हैं कि सर 5 का बी आंसर होगा। चलिए कोई बात नहीं, देख लेता हूँ 5 का बी आंसर होगा, क्योंकि मैंने जब आपको नाउन करा रहा था तो नाउन में शायद मेरा सबसे पहला नियम और रूल्स बात करूँ तो सबसे पहला रूल यही था। पूनम गौतम जी कह रही है इन्फॉर्मेशन होगा, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। सुमन दुबे जी कह रही है सर इन्फॉर्मेशन होगा ओनली, वेरी गुड, बहुत खूब। जितने लोग भी कह रहे हैं इन्फॉर्मेशन होगा, बिल्कुल सही आंसर दे रहे हैं। मैंने कहा था कि कुछ नाउन ऐसे होते हैं वो अनकाउंटेबल नाउन होते हैं, उनके अंत में एस या एस लगाकर उनको हम प्लूरल नहीं बना सकते, और ना ही उनके पहले ए और एन लगाकर या मैनी लगाकर उनको हम प्लूरल या सिंगुलर दर्शा सकते हैं, नहीं दर्शा सकते। ठीक है, यानी हम एक बात समझ पाए कि सर जी यहाँ पर इंफॉर्मेशन में एस नहीं लगेगा। इसके साथ मैंने बहुत सारे वर्ड लिखवाए थे, वर्क लिखवाया था, एविडेंस लिखवाया था, ठीक है, इंफॉर्मेशन लिखवाया था, फर्नीचर लिखवाया था, और आपका वर्ड लिखवाया था, और आपका सीनरी लिखवाया था। ये क्या होते हैं, पोइट्री लिखवाया था। इनको पोइट्री ऐसे नहीं कर सकते हम। देखिए 2 इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन नहीं होगा, क्या होएगा 2 पीसीज ऑफ इंफॉर्मेशन। 2 पीसीज ऑफ इंफॉर्मेशन ये कर सकते थे अगर इसको प्लूरल बनाना चाहते थे। यानी ये वाला सेंटेंस में हमारी एरर नंबर जो बी है, बी बिल्कुल सही है, जितने लोगों ने बताया बिल्कुल सही है। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 का कितने लोगों ने आंसर करा भाई? गेव हिम अ होमवर्क, रॉन्ग है। अच्छा, केसरी जी कह रहे हैं गेव हिम अ होमवर्क जो है वो रॉन्ग है। चलिए बहुत बढ़िया, बाकी सभी लोग भी आंसर करें। बाकी सब लोग, जितने भी लोग जुड़े हुए हैं सभी लोग आंसर करें। सबका पता होना चाहिए कि तुम्हारे मन में क्या चल रहा है। व्हाट आर यू थिंकिंग इन योर माइंड, आपके माइंड में तुम क्या सोच रहे हो, मुझे पता होना चाहिए। सो आई कैन जज थ्रू योर कमेंट बॉक्स। आपके कमेंट बॉक्स के अनुसार मैं देख सकता हूँ क्या जो भी है। बहुत बढ़िया। देखिए गिव हिम को गलत बता रहे हैं कुछ लोग। द क्लास टीचर गेव हिम अ होमवर्क एंड इंस्ट्रक्टेड हिम टू डू इट एट नाइट। आइए इस क्वेश्चन का, इस सेंटेंस को सही इसमें गलती पहचानने का प्रयास करते हैं। देखिए यहाँ चलते हैं, द क्लास टीचर, भाई यहाँ तक तो कोई गलती है ही नहीं, यहाँ तक तो कोई गलती नहीं है। द क्लास टीचर बिल्कुल सही है। गेव मतलब सेकंड फॉर्म है, यानी पास्ट इंडेफिनिट में बात की जा रही है। दिया, कोई बात नहीं। गेव हिम, क्लास टीचर ने उसको दिया, क्या दिया वी डोंट नो, बट आगे चले। अ होमवर्क, भाई मैंने बताया था जो वर्क है ना, जो वर्क है एक अनकाउंटेबल नाउन है। वर्क इज एन अनकाउंटेबल नाउन एंड वी कैन पुट ए और एन बिफोर इट। हम इससे पहले ए और एन नहीं रख सकते और ना ही वर्क में एस लगाकर इसको प्लूरल बना सकते, क्योंकि अगर वर्क में एस लगा दिया तो वर्क का मतलब होता है काम करना और वर्क्स का मतलब होता है साहित्य, तो अर्थ में परिवर्तन आ जाएगा, और ना ही इनसे पहले हम ए और एन को रखेंगे। तो इसका मतलब दोस्तों यहाँ क्या नहीं होना चाहिए, होम ये नहीं होना चाहिए, ए नहीं लगना चाहिए था, अब पीस ऑफ वर्क होना चाहिए था। यानी उसको एक कार्य का एक हिस्सा सौंप दिया कि भाई इसको रात को जाकर घर पे कर लेना। ठीक है भाई, सभी को समझ में आ रही है बातें। नाउन के एरर आप लोग समझ रहे होंगे। मैं आपको इतनी प्रैक्टिस करा दूंगा सुपर टेट के एग्जाम से पहले कि आप लोगों को कहीं से कुछ करने की जरूरत नहीं रहेगी। फ्री ऑफ कॉस्ट आपको पीडीएफ भी मिल जाएंगी, लेकिन पीडीएफ प्रैक्टिस सेट की ही मिलेंगी। हालांकि मैं प्रयास कर रहा हूं, जो मैं आपको डैशबोर्ड पे कराता हूं, जो इसमें कराता हूं डिजिटल बोर्ड पे, उस चीज़ की पीडीएफ आप लोगों को प्रोवाइड करा दी जाए। ठीक है, चलिए। आई सा ओनली 5 पुलिस, बताइए, आई सा ओनली 5 पुलिस हु वर रनिंग आफ्टर द बैंक रोबर्स। मतलब क्या भैया, हिंदी, हालांकि हमें हिंदी नहीं निकालनी है, बट अगर चाहो तो आप हिंदी निकाल सकते हो, लेकिन कई बार हिंदी निकालने पर भी अर्थ नहीं निकलता, क्योंकि एरर कुछ होती है, ग्रामेटिकल बेस्ड होती है। देखिए, आई सा ओनली 5 पुलिस, मैंने केवल 5 पुलिस को देखा, हु वर रनिंग जो दौड़ रहे थे, आफ्टर द बैंक रोबर्स जिन्होंने बैंक को लूटा था उनके पीछे। बताइए भाई क्या गलती है इसमें, इस पूरे सेंटेंस में, विच पार्ट ऑफ दिस सेंटेंस इज रॉन्ग? सो प्लीज गिव मी राइट आंसर एंड राइट इन द कमेंट बॉक्स। क्या होगा इसका राइट आंसर जल्दी, और सेशन को शेयर करते रहे। सर मेरा अभी तक के जवाब आपने नहीं देखे,
नहीं नहीं तृप्ति जी, मैं शायद आपके देख रहा हूँ, बिल्कुल कोई बात नहीं। अगर आपने मैं नहीं देख पाया तो उसके लिए आई एम रियली सॉरी। पायल रानी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पायल जी स्वागत है आपका, गुड आफ्टरनून। पूनम गौतम जी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं आंसर के एक के साथ। पूनम गौतम जी कह रही है 7 ओनली, ओके बहुत बढ़िया। चलिए पायल रानी जी कह रही है सर बी आंसर होगा। अनुराग केसरी जी कह रहे हैं ए आंसर होगा, बहुत बढ़िया। जब 5 पुलिस हो तो ओनली नहीं होगा। चलिए आकांक्षा देवी जी कह रही है सर 7 का ए आंसर होगा ओनली। पूनम गौतम जी कह रही है ओनली भी और 5 भी है, ओके। सुमन दुबे जी कह रही है सर सी में एरर है, बहुत बढ़िया। सभी लोगों का आंसर आ रहे हैं, ये बड़ी अच्छी बात है। देखिए भाई आइए इस सेंटेंस को लेकर इसका पोस्टमार्टम करते हैं, इसके पार्ट ऑफ स्पीच को एक एक तोड़ कर देखते हैं। आई सा ओनली, मैंने केवल, मैंने देखा केवल किसको, 5 पुलिस। एक बात बताओ मुझे, जिन लोगों ने आंसर दिया है ओनली, वो कैसे गलत कह सकते हैं कि ओनली गलत है? मेरे घर में केवल 5 कमरे हैं, क्या मैं गलत कह रहा हूं? बिल्कुल नहीं कह रहा, ठीक है। मेरे पास केवल 5 पेन हैं, आई हैव ओनली 5 पेन, बात सही है, कोई दिक्कत नहीं। गलती कहां है? गलती मैं बता रहा हूं आपको। विच पार्ट इज रॉन्ग और वाई इज रॉन्ग, क्यों रॉन्ग है, कौन सा गलत है? देखिए यहां पर ना ये जो लिखा हुआ है 5 तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जो पुलिस लिखा हुआ है ना, इस बात को समझे, इस पर जोर दे। जब मैं आपको कलेक्टिव नाउन करा रहा था तो मैंने आपको बताया था आर्मी, पुलिस, क्लास, बंच, हैंगर, हीप, ये बहुत सारे ऐसे वर्ड मैंने बताए थे जो प्लुरलिटी को दर्शाते हैं। तो यहाँ ये कह रहे हैं कि मैंने 5 पुलिस वालों को देखा, ना कि 5 पुलिस को देखा। अगर मैं 5 पुलिस वालों की बात करूँ तो यहाँ पुलिस मैन होगा, ना कि पुलिस। पुलिस पूरे वर्ग को दर्शाएगा, यानी इट इज़ अ कॉमन नाउन, ये पूरा कॉमन नाउन है। ये क्या है? कलेक्टिव और कॉमन दोनों में आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये पुलिस विभाग को पूरे को दर्शाता है, एंड इट इज इंडिकेटिंग द कॉमन नाउन। और हम बात कर रहे हैं किसी एक मतलब उन 5 पुलिस वालों के बारे में, तो पुलिस मैन होना चाहिए था। सो द बी पार्ट इज रॉन्ग आंसर, ओके। बात समझ पाए भाई? यहाँ पर जो बी पार्ट है वो रॉन्ग आंसर है। क्यों रॉन्ग आंसर, ये भी मैंने आपको बता दिया। इसमें ज़्यादा सोचने समझने और ज़्यादा बुद्धि मातापच्ची करने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल अजीत गुज्जर जी कह रहे हैं गुड नून, अच्छे जी, बिल्कुल अंजलि जी से कह रहे हैं, अंजलि जी स्वीकार करें, गुड नून कह रहे हैं तुम्हारे भाई। चलिए सुमन दुबे जी सुमन दुबे जी सॉरी भी यहाँ होगा, कोई बात नहीं। वंदना कुमारी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, अंजलि वर्मा जी जुड़ चुके हैं। सभी लोग जितने भी जुड़े हुए हैं सभी लोग आंसर करते रहे और सभी लोग सेशन को शेयर भी करते रहे। देखिए द वॉल ऑफ दिस मैग्निफिसेंट बिल्डिंग इज द 50 फुट हाई एंड इट्स पेंटिंग आर वेरी स्ट्राइकिंग। बताइए आंसर क्या होगा, जल्दी आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर सेंटेंस नंबर 8 में गलती क्या है? सेंटेंस नंबर 8 में गलती क्या है आपको बताएं, जल्दी आंसर करें। वंदना कुमारी जी कह रही है पुलिस मैन होगा, बिल्कुल सही बात है। केसरी वर्मा जी गुड आफ्टरनून जी, अच्छा कुशाल वर्मा, ठीक है, कौशल वर्मा जी गुड आफ्टरनून, स्वागत है आपका। चलिए आंसर करें इसमें। द वॉल ऑफ दिस मैग्निफिकेंट बिल्डिंग इज 50 फुट हाई एंड इट्स पेंटिंग आर वेरी स्ट्राइकिंग। सो प्लीज गिव द राइट आंसर इफ यू नो द रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ द नाउन। अगर मेरे से पढ़ा है तो भी, मेरे से नहीं पढ़ा है तो भी। मेरी क्लास मॉर्निंग में 12 बजे से होती है, मतलब दोपहर अगर कहते 12 से 1 बजे के बीच होती है, और उसके बाद क्लास होती है 3 से 4 के बीच। 3 से 4 में मैं आपके टेंसेस करा रहा हूँ और 12 से 1 में पार्ट्स ऑफ स्पीच चल रही है। पार्ट्स ऑफ स्पीच पे नाउन कवर करा चुका हूँ, नाउन पे आज बेस्ड एरर करा रहा हूँ, आप लोग अच्छे से जानते हैं। चलिए बहुत बढ़िया, बिल्ड आंसर कर रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं बी आंसर होगा, काकांश कह रहे हैं सी आंसर होगा, सुमन दुबे जी कह रहे हैं एरर होगा, ठीक है। चलिए अब करते हैं राइट आंसर। The wall of this magnificent building is 50 foot high and its painting are very striking। चलिए भाई हमने देखा यहाँ आ गया 50, क्या आ गया भैया 50 आ गया, क्या आ गया 50 आ गया, और हमने कहा 50 तो 50 है सर जी एक न्यूमेरिकल, एक 50 एक न्यूमेरिकल एडजेक्टिव है, न्यूमेरिकल एडजेक्टिव है, और न्यूमेरिकल एडजेक्टिव के बाद आने वाला नाउन कैसा होगा? न्यूमेरिकल के बाद आने वाला नाउन कैसा होगा? ठीक है, यदि उसके तुरंत बाद क्या ना दिया हो, उसके तुरंत बाद क्या ना दिया हो,
कोई और नाउन ना दिया हो, ये नाउन ना होना चाहिए। तो ये कैसा होगा भैया, यहाँ पर जो फुट है ना, फुट, ये फुट किस में कन्वर्ट होगा, ये फीट में कन्वर्ट होगा। किस में कन्वर्ट होगा भाई, फीट में कन्वर्ट होगा। जब आप नाउन की एरर कर रहे होंगे तो नाउन में ना एक एक छोटी छोटी बातों को आपको बहुत अच्छी तरीके से देखना है। तो जितने लोगों ने आंसर करा है ना बी नहीं है भाई, आंसर आएगा ये सी के पार्ट में। इसमें जो आंसर होगा वो सी होगा, आंसर जो होगा भैया वो सी के अंतर्गत आएगा। क्लियर है, बात समझ पाए क्यों आएगा, मैंने कारण भी बताया आपको। चलिए बढ़े आगे, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सेंटेंस नंबर 9 की ओर। सेंटेंस नंबर 9 का आंसर करिएगा। वेलकम ऑल न्यू गाइस अपने नित्य फैमिली चैनल पर। चलिए बहुत बढ़िया, वर्ड्स, चलिए बताइएगा। वर्ड्सवर्थ पोएट्रीज इज कैरेक्टराइज्ड बाय हिज subtle description of the beauty and liveliness of the nature, मतलब प्रकृति की जीवता के बारे में बात की जा रही है। सेंटेंस नंबर 10, when you see his offspring you can't believe that he is above 70। बताइए, नो एरर, क्या होगा इस पर राइट आंसर? जल्दी से आंसर करें और सेशन को शेयर भी करें। पूनम गौतम जी कह रही हैं सर 9 का ए आंसर होगा। अनुरूप केसरी जी कह रहे हैं सर ए में 9 का ए होगा। अरे वाह, चलिए देखिए 9 का देख रहे हैं, वर्ड्स पोएट्रीज। ओहो सर जी ये तो गलत हो गया, ये तो सर जी गलत हो गया। क्यों गलत हो गया? क्योंकि आपने बताया था कि कभी भी हम सीनरी को सीनरीज नहीं करते, हम पोएट्री को पोएट्रीज नहीं करते, फर्नीचर को फर्नीचर्स नहीं कहना है, एविडेंस को एविडेंस नहीं कहना है, ठीक है, वर्क को वर्क्स नहीं कहना है, वाटर्स को वाटर्स नहीं कहना है, ये बात आपने बताई थी। तो भैया यहाँ पर पोएट्री तो बिल्कुल इसमें ज़्यादा सोचने वाली बात नहीं है, ठीक है। तब पोएट्री ऑफ वर्ड्सवर्थ कह सकते थे, लेकिन वर्ड्स पोएट्री कह सकते थे, लेकिन पोएट्रीज नहीं कहा जा सकता। सो द बी ए ऑप्शन जो क्या होगा हमारा गलत, मतलब ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, क्योंकि ए पार्ट में ही एरर है हमारे, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं आगे। व्हेन यू सी हिज ऑफस्प्रिंग्स, when you see his offsprings you can't believe that he is above 70। बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 10 का? क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर क्या होगा? जल्दी क्वेश्चन नंबर 10 भाई आंसर करें। बहुत आसान है इसका आंसर। अगर मेरा सबसे पहले राइट, बिल्कुल सही बात है अनुराग केसरी जी, आप अच्छे से आंसर दे रहे हैं, आप लोग अच्छे से पढ़ रहे हैं, तो आप लोगों का आंसर सही भी आ रहा है। और यही चलता रहा तो आपका सुपर टेट भी निकलेगा, कोई नहीं रोकेगा आपका सुपर टेट निकालने से। बिल्कुल बढ़िया तरीके से तैयारी करिएगा। मेरी बेस्ट विशेज आप सभी लोगों के साथ हैं, आप लोग तैयारी करें, पढ़ते रहें। हमसे जो भी हेल्प चाहिए, हमारी पूरी टीम आप लोगों के लिए बिल्कुल तैयार है, फुली डेडिकेटेड है फॉर यू। सो प्लीज़ मेहनत करते रहिएगा ईमानदारी से। बहुत बढ़िया, पूनम गौतम जी कह रही हैं ऑफस्प्रिंग होगा, ओके बिल्कुल बहुत बढ़िया। बी आंसर धीरज कुमार जी कह रहे हैं बी आंसर, बिल्कुल सही आंसर। बिल्कुल जितने लोगों ने भी आंसर करा है ना बी, बिल्कुल सही है भाई। चलिए भी जितने भी लोग नए जुड़े हुए ना उनके लिए मैं काम कर दूं, थोड़ा सा समझाता हुआ भी चलूं, जिससे कि किसी को कोई दिक्कत ना हो, है बात समझे भी। अभी ये आंसर क्यों सही है क्यों गलत है ये बात समझने का प्रयास करें। देखिए मैंने कहा, इन्होंने कहा सर जी ऑफ स्प्रिंग आएगा, क्या आएगा? ऑफ स्प्रिंग आएगा। क्यों? क्योंकि मैंने नाउन के एक रूल में लिखवाया था कि कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जो सिंगुलर और प्लूरल दोनों रूप में एक से ही होते हैं। सिंगुलर और प्लूरल दोनों रूप में ऐसे एक से ही होते हैं, तो उनमें कभी भी प्लूरल बनाने की कोशिश ना करें एस लगाकर। और नाउन से उनको कैसे यूज कर सकते हैं, तो वो कौन कौन से थे मैंने इसमें बताया था आपको। एक सीप था, डियर था और आपका फिश था। ये ऑलवेज कम इन सेम फॉर्म इन प्लूरल एंड सिंगुलर, ठीक है भाई।
यानी ये प्लूरल और सिंगुलर दोनों में एक से होते हैं, तो बिल्कुल भी परेशान होने वाली बात नहीं है। इसका आंसर करें, जल्दी करें भाई। 10 का व्हेन यू सी हिज ऑफस्प्रिंग, तो भैया यहां मैंने आपको बताया ऑफस्प्रिंग क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो बी आंसर हमारा, जो हमारा बी पार्ट है वो हमारा राइट आंसर होगा, यानी बी पार्ट में हमारा एरर है। समझ पा रहे हो भाई, अच्छे से समझ पा रहे हो नहीं? जल्दी आंसर करेगा। व्हेन ही रिटर्न फ्रॉम अमेरिका, व्हेन ही रिटर्न फ्रॉम अमेरिका इन्फॉर्म्ड मी दैट ही हैड कम हियर टू डू एन अर्जेंट वर्क, डू एन अर्जेंट वर्क। जल्दी से आंसर करें, क्या होगा राइट आंसर, जल्दी। नेक्स्ट, द इश्यूज आर वेरी कॉम्प्लेक्स एंड द प्रॉब्लम इज दैट दे आर बाउंड टू बी ऑब्स्कर्ड बाय दीज हाइपोक्रिटिकल पॉलिटिशियन। बताइए इसमें आंसर क्या होगा सेंटेंस नंबर 12 में और 11 में। जल्दी से आंसर करें भी, बहुत बढ़िया। सुमन दुबे जी कह रहे हैं सर रिटर्न होगा, ओके। अंजलि वर्मा जी कह रही है सर धीरज जी क्लास ले रहे हैं तो अच्छे ही होंगे, अच्छा, बिल्कुल बहुत बढ़िया। देखिए धीरज जी आप लोगों को कितनी तारीफ हो रही है, इसका मतलब आप मेहनती हैं, तो आप लोग भी मेहनत करें सभी। लेकिन क्या डिलीट किया है ये मुझे पता नहीं आपने। कुशाल वर्मा जी कह रहे हैं 11 का सी आंसर होगा, धीरज कुमार जी कह रहे हैं ए आंसर होगा, पूनम गौतम जी कह रहे हैं सी आंसर होगा, अंजलि वर्मा जी कह रही हैं ए आंसर होगा, आकांक्षा देवी जी कह रहे हैं आंसर होगा, अनुराग केसरी जी कह रहे हैं आंसर होगा, पायल रानी जी कह रही हैं सर डी आंसर होगा। वेरी गुड, क्या बात है। एक पायल रानी ही ऐसी अलग हैं जो अलग आंसर कर रही हैं, बाकी सबका सिमिलर आ रहा है। क्या बात है भाई, सबका एक जैसा ही आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 11 का। चलिए अब चलते हैं इसके राइट आंसर की तरफ। मेरा क्या व्यू है, मैं कैसे सोचता हूं ये आपको बता रहा हूं, समझे भाई। व्हेन ही रिटर्न फ्रॉम अमेरिका, जब वो अमेरिका से लौटे, इन्फॉर्म्ड भी उन्होंने मुझे इन्फॉर्मेशन दी, बात सही है, दैट ही हैड कम, कि वो आ चुके थे उस टाइम तक, टू डू एन अर्जेंट वर्क। भाई यहां गड़बड़ हो गई। मैंने बताया था जो वर्क है ना, वर्क इज एन अनकाउंटेबल नाउन, वर्क एक अनकाउंटेबल नाउन है, और अनकाउंटेबल नाउन मतलब ऐसे नाउन जिनकी हम गिनती नहीं कर सकते, उनसे पहले ए और एन नहीं लगाया जाता। अगर इन केस ऑफ कहीं पर लगाने की आवश्यकता भी पड़ती है तो वहां पर अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, अ पीस ऑफ एविडेंस, अ पीस ऑफ, ये इस तरीके से करके एन एक्ट ऑफ अब्यूज, या ऐसे करके अ लॉफ ऑफ ब्रेड कह सकते हो, या ऐसी प्रकार से अ पीस ऑफ वर्क कह सकते थे, अ पीस ऑफ अर्जेंट वर्क कह सकते थे। सो भैया यहाँ पर एन जो है सामान्यतः भाषा में आदमी बोलते हैं, लेकिन ये गलत है, तो भैया आंसर जो होगा वो डी वाला होगा। पायल जी आपका आंसर बिल्कुल सही है, बाकी सभी लोगों को गलत है, थोड़ा सा सुधारें अपने आप को। ओ यस बिल्कुल केसरी जी। चलिए, द इश्यूज आर वेरी कॉम्प्लेक्स एंड द प्रॉब्लम्स इज दैट दे आर बाउंड टू बी ऑब्स्कर्ड बाय दीज हाइपोक्रिटिकल पॉलिटिशियन। इसमें बताएं इसमें क्या एरर होगा, इसमें बताएं क्या एरर होगा। देखते हैं कितने लोग इस क्वेश्चन का, इस सेंटेंस को बेहतर तरीके से कर पाते हैं। जल्दी से आंसर करें भाई, जल्दी। सभी लोगों का आंसर आना चाहिए भाई, सभी लोगों का आंसर आना चाहिए, जल्दी। द इश्यूज आर वेरी कॉम्प्लेक्स। पर यहां तक तो मुझे लग रहा है सर जी बिल्कुल सही, क्योंकि मतलब मुद्दे तो एक से ज़्यादा हो सकते हैं, तो ऐसा लग सकता है, बात बिल्कुल सही है। और इसके अकॉर्डिंग यहाँ आर भी आ रहा है, तो सर जी ये बात भी सही है, यहाँ तक कोई गलती नहीं लग रही। वेरी कॉम्प्लेक्स, ठीक है, मतलब कॉम्प्लेक्स हो सकते हैं, मुद्दे जो हैं वो बहुत कॉम्प्लेक्स हैं। एंड द प्रॉब्लम, और समस्या, यहाँ मैं प्रॉब्लम में गलती समझ सकता था, यहाँ मैं प्रॉब्लम में गलती समझ सकता था, क्योंकि यहाँ प्रॉब्लम में ऐसा लग सकता था क्योंकि वहाँ प्लूरल दिया, लेकिन अगले ही क्षण मैंने देखा यहाँ तो इज दे दिया। इसका मतलब प्रॉब्लम इज दैट, लेकिन समस्या यह है कि दे आर बाउंड, वे बंधे हुए हैं, टू बी ऑब्स्कर्ड बाय दीज हाइपोक्रिटिकल पॉलिटिशियन के द्वारा। मेरे अनुसार, अकॉर्डिंग टू मी, दिस सेंटेंस इज accurate sentence, there is no error in this sentence.
देयर इज़ नो एरर, कोई एरर नहीं है, बिल्कुल भैया कोई एरर नहीं है। तो इसमें जो आंसर आएगा आपका, इसमें जो राइट आंसर होगा आपका वो होगा ई। क्या होगा भैया? ई होगा। देयर इज नो एरर इन दिस सेंटेंस, देयर इज नो एरर। ओके, क्या हुआ तृप्ति गौर जी? व्हाट हैपन? कानून केसरी जी, इस मेरे में दोनों गलत हैं, फिर कोई बात नहीं, गलत है तो एक बार गलती करने वाले ही इंसान आगे बढ़ते हैं। ठीक है, मैं कहता हूँ घुड़ सवार ही गिरते हैं मैदान जंग में, घुड़ सवार ही गिरते हैं मैदान जंग में, वो तिफल क्या गिरेंगे जो खुद घुटमन चलते हो। मतलब वो बच्चा क्या गिरेगा जो खुद घुटमन चल रहा हो। चलें आगे बढ़े, चलिए अगले इसका आंसर करें, जल्दी करें इसका आंसर। क्या होगा जल्दी? सॉरी, जल्दी आंसर करें। ओहो, मेरे ख्याल से नेटवर्क गड़बड़ा गया है, नेटवर्क इशू फिर से हो गया है। कोई बात नहीं, मेहनत कर रहे हो आप, सबसे बड़ी बात यह है मेहनत कर रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है। अभी बिल्कुल दोबारा से नेट कनेक्ट हो चुका है, दोबारा से जुड़ जाएगा। सर क्लास रुक गई है, कोई बात नहीं, दोबारा से रुक गई है, मतलब चल गई है क्लास, थोड़ी देर समय के लिए रुक गई थी। नेटवर्क है, परेशान कर देता है कभी कभी, ये हमारे हाथ की बात नहीं है। देयर इज ए टेक्निकल इशू, सो प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड अवर प्रॉब्लम। ओके ओके, चलिए चलिए चलिए, बहुत बढ़िया। सर नेट इशू है, बिल्कुल, हाँ, आई एम वाचिंग दैट, देयर इज ए नेटवर्क इशू। चलिए, these type of books are certainly helpful to the students preparing for the banking service examinations। बताइए भाई क्या होगा राइट आंसर, क्या होगा इसका राइट आंसर? जल्दी से आंसर करें। 13 का ये आंसर आ चुका है, 13 का ये आंसर आ चुका है, बहुत बढ़िया। अच्छा, ये कह रहे सर हमारा वीकनेस जोन है इंग्लिश, क्या करें हम समझ में नहीं आता है। दिलीप चौहान इंडिया, देखिए जब अंग्रेजों का शासन चल रहा था भारत में, तो हर एक भारतीय व्यक्ति ये कहता था कि अब हम अंग्रेजों को देश से भगा नहीं सकते, क्योंकि देश पर कब्जा पूर्ण रूप से अंग्रेजों का हो चुका था, लेकिन उसके बावजूद भी भागे ना। ठीक है, तो इस दुनिया में कोई भी चीज़ हो वो असंभव नहीं है, एवरीथिंग इज ए पॉसिबल। मैं तो जो मानता हूँ इम्पॉसिबल जैसा वर्ड अपने जीवन में से निकाल दीजिएगा। कुछ चीज़ें हैं जो जीवन में सबके साथ नहीं हो सकती, ये सब उसको कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली आप चीज़ों को कंट्रोल कर सकते हैं अगर आप उस पर 100% मन लगाकर काम करें। चलिए आंसर कर रहे हैं, कुछ लोग ए कह रहे हैं, कुछ लोग डी कह रहे हैं। चलिए भाई आंसर देखें भाई, देखिए दीज टाइप ऑफ बुक्स, पता इसमें कहाँ गलती है? इसमें गलती है ए में। जितने लोगों ने ए आंसर करा है बिल्कुल सही आंसर है, जितने लोगों ने ए आंसर करा है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। द ए आंसर विल बी द राइट आंसर। क्यों भैया? देखिए दीज टाइप ऑफ बुक्स नहीं, दिस टाइप ऑफ बुक्स, इस प्रकार की जो बुक है, इस प्रकार की जो किताबें हैं वो सर्टेनली हेल्पफुल है। तो भैया यहाँ दीज टाइप नहीं आएगा, दिस टाइप आएगा। इसको चेक कर लीजिएगा, इसको चेंज कर लीजिएगा। ठीक है, बड़े आगे। आई हैव नेवर सीन सच एज लवली स्पेक्टिकल्स इन माई लाइफ, सेड द पासर बाई ने कहा, मतलब रास्ते पे चलने वाले ने कहा। आई हैव नेवर सीन सच एज लवली स्पेक्टिकल्स। बताइए क्या होगा उसमें राइट आंसर? स्पेक्टिकल्स वर्ड आ चुका है जिसके बारे में मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं, तो देखते हैं कितने लोग इसका आंसर अच्छे से कर पाएंगे। जल्दी आंसर करें, जल्दी करें भैया आंसर। आई हैव नेवर सीन सच एज लवली स्पेक्टिकल्स इन माई लाइफ, सेड द पैसर बाय। क्या होगा सर राइट आंसर? जल्दी फिर से एक बार नेटवर्क गड़बड़ाता हुआ, फिर से एक बार नेटवर्क की दुनिया हमसे दूर जाती हुई, हमसे खफा होती हुई। अब तो नेटवर्क की दुनिया को देखकर बड़े परेशानी। 14 का सी आंसर कर रहे हैं, 14 का सी आंसर, 14 का सी आंसर। वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया। 14 का सी। नेटवर्क ने इतना परेशान करता है हमें यार, लगता है मेरे तो बच्चे जितने भी हमें लाइव देख रहे हैं वो ये सोच रहे होंगे कि ऐ मेरे हम सफ़र चल कहीं और चल, ऐ मेरे हम सफ़र चल कहीं और चल, अब इस चमन में गुजारा नहीं, बात होती गुलों तक तो सह लेते हम, अब तो कांटों पर भी हक हमारा नहीं। यानी कुछ ऐसी ही हालत कर दी है इंटरनेट ने हमारे इस दुनिया की। लगता है कि सर कहीं इससे तो कहीं और पढ़ लें। हमारे बच्चे भी थक जाते हैं, परेशान हो जाते हैं।
बहुत बढ़िया। कुछ लोग आंसर कर रहे हैं बी, कुछ लोग आंसर कर रहे हैं सी। जितने लोगों ने आंसर करा है बी वो कह दीजिएगा सर हमने वो कर दिखाया जिसके लिए आप बार बार हमसे कह रहे थे। इसका जो राइट आंसर होगा ये वाला बी आंसर होगा, ठीक है। क्या आंसर होगा भैया? स्पेक्टिकल, बी। क्लियर है? समझे बात को? आई हैव नेवर सीन सच एज अ लवली। स्पेक्टिकल्स के बारे में मैं बहुत सारे एग्जाम्पल दिए थे मैंने, स्पेक्टिकल्स, सीजर्स के ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल मैंने दिए थे और आई होप कि आप लोग उसको अच्छे से समझ पाए होंगे, ठीक है। अच्छा कह रहे हैं सुमन दुबे जी, कह रहे हैं नहीं सर सब संभाल लेंगे। चलो अच्छी बात है, बहुत बढ़िया। आप लोग संभाल लोगे तो ये अच्छी बात है। भाई मेरे जितने भी प्यारे स्टूडेंट हैं बहुत ही बढ़िया हैं और बड़े ही होनहार भी हैं और बड़े ही योद्धा भी हैं। चलिए इस क्वेश्चन का, इस सेंटेंस का आंसर करें इनका। ऑनिंग टू हिज हैवी एंगेजमेंट, बताइए। ऑनिंग टू हिज हैवी एंगेजमेंट ही कुड नॉट राइट इवन द 2/3 ऑफ द बुक विच द पब्लिकेशन वाज एक्सपेक्टेड बिफोर द जनवरी। बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। जितने लोग मेरे से कंटिन्यू पढ़ने वाले हैं दे नो वेरी वेल व्हाट इज द राइट आंसर ऑफ दिस इन दिस सेंटेंस। सो प्लीज गिव मी द राइट आंसर। क्या होगा राइट आंसर जल्दी? चलिए चलिए आंसर करें भी, बहुत तेजी। आकांक्षा देवी जी हाथ उठा रही, सर हम साथ साथ हैं। बिल्कुल बिल्कुल हम सभी साथ हैं और हम लोग सभी साथ मिलकर इस सी टेट यानी सुपर टेट और यूपी टेट का जो ये आपका एम बनाया हुआ आपने, यूपी टेट वालों का और रीट वालों का और एमपी टेट वालों का, तो बिल्कुल भी परेशान ना हो। आप लोगों को मंजिल मिलेगी, आप लोगों को मंजिल मिलेगी क्योंकि आप लोगों की मेहनत बहुत अच्छी है, आप लोग अच्छे से पढ़ रहे हैं। यू आर सो इंटेलिजेंट। चलिए आकांक्षा देवी जी कह रही है एक आंसर होगा, सुमन दुबे जी कह रही है सर बी एरर है। चलिए भी चले राइट आंसर की तरफ। ऑनिंग टू हिज हैवी एंगेजमेंट ही कुड नॉट राइट इवन द 2/3 ऑफ द बुक विच द पब्लिकेशन वाज एक्सपेक्टेड बिफोर द जनवरी। मैंने आपको बताया था, मैंने क्या बताया था भाई, जब आ जाए वन ऑफ माई बेस्ट फ्रेंड, तो वन ऑफ माई बेस्ट फ्रेंड नहीं, वन ऑफ माई बेस्ट फ्रेंड्स, क्योंकि हम सब में से कुछ एक की बात कर रहे हैं। इसमें कह रहा है 2/3 यानी जितना भी है उसके 2/3 जो हैं वो कैसे हैं, यानी सभी में से 2/3 की बात कर रहा है। यानी 1/3, 1/4, 1 ऑफ, इनके बाद आने वाला जो नाउन होगा ना वो प्लूरल फॉर्म में होगा। कौन सी फॉर्म में होगा? प्लूरल फॉर्म में होगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा बुक्स। यहाँ क्या होना चाहिए था? बुक्स होना चाहिए था। 2/3 ऑफ द बुक्स, 2/3 ऑफ द बुक्स आई हैव ऑलरेडी टोल्ड एंड आई हैव ऑलरेडी टोल्ड अबाउट दिस रूल। इस रूल के बारे में पहले बता चुका हूँ। सो द सी ऑप्शन, भैया जो सी ऑप्शन होगा ना बिल्कुल सही आंसर है। क्लियर है सभी का? जो लोग गलत कर रहे हैं माथे में हाथ मारे कहें हे भगवान मैंने ये क्या कर दिया, अतुल सर की मेहनत पर पानी फेर दिया। ठीक है चलिए आगे चलें। इट इज हार्मफुल टू टेक कप फुल, सॉरी क्या दे दिया भाई ऑफ द टी, अच्छा मैं सोचा गलत लिख दिया दिखा है, ठीक है। टेक कप फुल ऑफ द टी 5 times a day। बताइए क्या होगा इसमें राइट आंसर? इट इज हार्मफुल टू टेक कप फुल ऑफ अ टी, मतलब चाय का भरा कप पीना 5 times a day, एक दिन में 5 बार। बताइए इसमें क्या गलती है? चाय पीना गलत बात है क्या? चाय पीने के अनुसार नहीं देखना। अकॉर्डिंग टू द रूल्स ऑफ रेगुलेशन ऑफ द नाउन, सो विल यू विल हैव टू गिव द राइट आंसर। व्हाट विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस सेंटेंस एंड विच पार्ट ऑफ द एरर? वो कौन से पार्ट में एरर है ये आपको बताना है। जल्दी से करें। क्वेश्चन वर्ड नंबर 16 नंबर बताइएगा जल्दी। इसमें कुछ ना बेढंगा सा वर्ड आपको देखने को मिला होगा, बड़ा ही बेढंगा सा, जिसमें आपको लगा यार ये तो हो ही नहीं सकता। ठीक है आपने कभी कहीं पर वर्ड लिखा देखा कप फुल? कप फुल वर्ड लिखा देखा तुमने कहीं? बिल्कुल गंदा शब्द है, बिल्कुल बेकार शब्द है, बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इफ यू वांट टू स्पीक इन इंग्लिश लैंग्वेज सो यू शुड नॉट यूज दिस टाइप ऑफ वर्ड्स। इस प्रकार के शब्दों का इस्तेमाल आपको नहीं करना चाहिए। एंड इफ यू वांट टू बी ए गुड इंग्लिश स्पीकर इन द वर्ल्ड, अगर आप संसार में अच्छे स्पीकर बनना चाहते हैं अंग्रेजी में, ये वर्ड ये ना बहुत गलत शब्द है भैया, इन शब्दों का प्रयोग हमें नहीं करना है। ठीक है ये क्या कप फुल, अरे भाई कहाँ से लिया है? ये तो ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में भी नहीं है, ये गलत कर दिए हैं। तो ठीक है गलत है ये भैया, बी पार्ट हमारा क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा।
बी पार्ट हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ओके, चलिए चले नेक्स्ट सेंटेंस पर। ओके, बढ़ते हैं अगले सेंटेंस की तरफ। नेक्स्ट सेंटेंस, चलिए बढ़ते हैं अगले 17 और 18 की तरफ। 17 और 18 का आंसर करिएगा, क्या होगा 17 और 18 का आंसर, जल्दी से आंसर करें तेजी के साथ। द बर्थन्स ऑफ दिस लोकेलिटी आर ऑलवेज एट daggers down without any apparent reason। बहुत सारे ऐसे वर्ड हैं जिनको याद कर सकते हो आप और जिनको आप रियल लाइफ में यूज कर सकते हो अगर आप अच्छे स्पीकर बनना चाहते हैं। जल्दी से, द ब्रदर्स ऑफ हिज लोकेलिटी आर ऑलवेज एट डेगर्स डाउन विदाउट एनी अपरेंट रीजन्स। बताइए। और सेकंड देखिएगा 18 नंबर, द सीनरीज ऑफ द कश्मीर इज मोर ब्यूटिफुल देन दैट ऑफ द दार्जिलिंग। जल्दी से आंसर करें, क्या होगा, जल्दी शेयर भी करते रहे भाई। इफ यू आर एंजॉइंग दिस लाइव सेशन सो प्लीज लाइक शेयर एंड कमेंट। सर ये तो देसी लैंग्वेज में भी नहीं है। अच्छा, अंजलि वर्मा जी कह रही है सर ये तो देसी लैंग्वेज में नहीं है। अच्छा, जो मैंने बोला उसके लिए कह रहे होगे। कोई बात नहीं। देखिए, एक कहावत है हिंदी में, जैसा देश वैसा भेष। आपको जैसा, आप जिस लैंग्वेज को आप पढ़ा रहे हो आपको उस लैंग्वेज को यूज करना पड़ेगा। ठीक है, यू विल हैव टू यूज दिस टाइप ऑफ लैंग्वेज। चलिए क्वेश्चन नंबर, सेंटेंस नंबर 17 का कितने लोग गजब तरीके से आंसर करते हैं? बहुत बढ़िया, ए आंसर कर रहे हैं, बहुत खूब जी, बहुत खूब। सभी लोग आंसर कर रहे हैं, बहुत बढ़िया। देखिए, बिल्कुल सही कहा। जो ए पार्ट है ना वो गलत होगा। ए पार्ट है ना जो गलत होगा। भाई गलत क्या है इसमें, अब मुझे ये बता दो। ए पार्ट तो बिल्कुल गलत है। वी नो वेरी वेल दैट द ए पार्ट इज द रॉन्ग आंसर, सॉरी आंसर सही है बट द रॉन्ग पार्ट। बट व्हाट्स द रीजन? रीजन आप लोग लिख के भेजें जल्दी से कमेंट बॉक्स में, सेशन करें शेयर। देखिए, द सीनरीज ऑफ द कश्मीर, यार ये तो बहुत आसान आ गया सर जी, ये तो आपका बताया हुआ आ गया बिल्कुल सीधा सीधा। यानी द सीनरीज ऑफ कश्मीर सर जी, फर्नीचर में, एविडेंस में, वर्क में, सीनरी में, पोइट्री में, इनमें कभी भी हम एस नहीं लगा सकते डायरेक्टली जब तक उनके पहले मैनी पीसीज ऑफ पोइट्रीज इस टाइप के वर्ड का प्रयोग नहीं किया गया हो। तो यहां पर भी क्या गलत हो जाएगा, हमारा ए पार्ट हो जाएगा गलत, यानी ए पार्ट इज रॉन्ग आंसर। ओके, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया भाई, बिल्कुल दोनों ही आंसर गजब दिए हैं आप लोगों ने। और इस बात को देखकर मुझे लग रहा है कि आप लोगों की तैयारी इतनी हल्की नहीं है जितना आप अपने आप को कमजोर बताते हो। आप लोगों ने मन में धारणा बना ली है कि वाकई ही इसका ना, यही मैं इंग्लिश पढ़ ही नहीं सकती या मैं इंग्लिश मुझको आ ही नहीं सकती। ठीक है, आपको इंग्लिश पता तब आएगी जब आपको पढ़ी लिखी, लड़कियों के लिए तो पढ़ी लिखी सास मिलनी चाहिए जो उनको इंग्लिश में गाली दे ना, मतलब सॉरी मैं गाली के लिए कह रहा हूँ, इंग्लिश में बात करे तो अक्सर गालियाँ सुनने को मिलती है सास बहू में, तो ये स्थिति देखने को मिलती है। तो इंग्लिश अगर सास पढ़ी लिखी हो ना तो बहू को ऑटोमेटिकली एक वर्ड से फील होगा, हाँ वी शुड स्पीक इन इंग्लिश लैंग्वेज। बट आगे आने वाले समय में और अभी भी इंग्लिश इज नॉट ऑल इम्पोर्टेंट बट ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरीवन, बिकॉज नॉट, मतलब ऑल द वर्ड की अगर बात करो तो छोड़िएगा, इन इंडिया में भी ऑल ओवर द स्टेट ऑफ इंडिया डज नॉट एडमिटेड विद द हेल्प ऑफ हिंदी। हिंदी के हेल्प से नहीं चलता। तमिलनाडु में जाओ हिंदी बोलोगे कोई नहीं सुनेगा। तमिल भाषा, तेलुगु भाषा, मलयालम भाषा, ऐसी भाषा चलती है साउथ में, तो भैया वहाँ इंग्लिश काम करेगी। बहुत बढ़िया, 19 का बी आंसर आ चुका है। पूनम गौतम जी कह रही बी आंसर आ चुका है, बहुत बढ़िया, सभी लोग आंसर कर रहे हैं, अच्छा भी लग रहा है। ही हैज़ ऑर्डर्ड ब्रिक्स फॉर द प्रपोज्ड होटल एंड बार। बहुत, कितने लोगों ने क्या आंसर दिया सर आप पढ़ाएं और हम लोगों को ना आए, ऐसा कैसे हो सकता है। अच्छा, आकांक्षा देवी जी कह रही हैं आप पढ़ाएं और हम लोगों को ना आए, ऐसा कैसे हो सकता है। चलिए बहुत बढ़िया कि आप लोगों ने इतना भरोसा मेरे पे किया हुआ है। इसमें क्या आंसर है भाई, देखिए, ही हैज ऑर्डर्ड ब्रिक्स, इन दोनों, इस शब्द के बारे में समझते हो भैया, इस शब्द के बारे में समझते हो? जितने लोग भी समझते हो मुझे आंसर करो। मैंने लिखवाया था वर्क में एस जुड़ती हो जाता है साहित्य। मैंने लिखवाया था वाटर का मतलब होता है पानी, वाटर का मतलब क्या हो जाएगा, पानी, और वाटर में एस जोड़ दिया तो हो जाएगा समुद्र। ठीक है, अगर मम्मी ने ये कहा कि बेटा लकड़ी ले आओ छत पे से, लेकिन मम्मी पढ़ी लिखी है, मम्मी ने कह दिया क्या वुड्स, तो वुड्स का मतलब होता है जंगल और वुड का मतलब लकड़ी। ठीक है, सैंड का मतलब होता है रेत और सैंड्स का मतलब होता है रेगिस्तान। सेम वही कंडीशन थी इसमें भी, ब्रिक्स नहीं आना था, ब्रिक आना था। और जितने लोग भी मुझे जो मेरे से पढ़ चुके हैं वो मुझे बताएं कि इससे ब्रिक्स का मतलब क्या है। आगे चले, ही डज नॉट कट पेपर विद ब्लेड
बट विद सीजर। अभी बताइए इसमें कहीं आंसर आपको चमक गया होगा। यू नो वेरी वेल व्हाट विल बी द राइट आंसर ऑफ द सेंटेंस नंबर 20 नंबर सेंटेंस में क्या पार्ट गलत है, कौन सा पार्ट गलत है, जल्दी से आंसर करें भाई। बहुत आसान है 20 का। और मैंने आपको बताया था, क्या बताया था भाई, मैंने बताया था कि कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जो जिनके 2 अंग वाले होते हैं, जैसे कैंची, जैसे चिमटा, ये तो हिंदी में बता रहा हूं मैं, ठीक है। इंग्लिश में जैसे मैंने आपको बताया शेयर्स, ठीक है, कम, और तुम्हारा इसमें जिससे मैंने जीन्स के बारे में बात करी थी, ब्रेचेस के बारे में बात करी थी, जिसमें 2 अंग देखने को मिलते हैं, उनमें हम हमेशा एस लगा होता है और एस को हटाकर सिंगुलर नहीं बना सकते। तो हमने कहाँ गलती लग रही है भैया इसमें, बताओ। इसमें गलती होगी भैया डी में, ये सीजर नहीं होगा, सीजर्स होगा। बात समझ पाए? सीजर्स नहीं होगा, सीजर्स होगा, सीजर नहीं होगा। तो तुमने क्या अलग कर लिख दिया सुमन दुबे जी, तुमने क्या अलग लिख दिया? तुमने भी तो सीजर ही लिखा है, सीजर ही तो है इसमें, सीजर नहीं आना, सीजर्स आएगा। सीजर्स विल बी द राइट आंसर। ओके, चले, बहुत बढ़िया, आप लोग अच्छे से सुन रहे हैं, अच्छे से देख रहे हैं, बड़ा अच्छा लगा। ठीक है, तो आज मैंने केवल आपके लिए 20 क्वेश्चन लिए थे और मेरा समय सीमा अब समाप्त हो चुकी है, यानी 1 बजने वाला है, एंड इट्स हाई टाइम टू स्टॉप द क्लास। ठीक है, और आई होप कि आप लोगों को बेहतर प्रैक्टिस सेशन चला होगा। बताइए भी, ऐसे ही प्रैक्टिस जितने भी मैं चैप्टर कराऊंगा सभी का प्रैक्टिस सेशन चलाऊंगा, और हो सकता है कल भी नाउन को लेकर प्रैक्टिस ही कराऊं, कल भी नाउन को लेकर प्रैक्टिस कराऊंगा मैं। तो तैयार होकर आइएगा, सभी लोग नाउन के रूल्स और रेगुलेशन को पढ़ के आइएगा, और इसकी PDF आपको मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन किया होगा आपने, आप लोगों को मिल जाएगी। इसकी आंसर की के साथ आप लोगों को PDF सेंड कर दूंगा, डोंट माइंड। आप लोग बिल्कुल भी नोट ना करें, जो भी आपने लिखा है इसको स्क्रीनशॉट लेने की जरूरत नहीं है, बेकार है, आपके अपने मतलब फ़ोन में डाटा को खामखा भरोगे। ठीक है भाई, कैसी लगी आप लोग क्लास? सर जी 6 मिनट बाकी हैं। अच्छा चलो, अगर 6 मिनट बाकी है तो 6 मिनट में मैं तुम्हें कुछ ऐसा देकर जाता हूं जो आपको लगे कि अतुल सर हाँ कुछ बेहतर देकर गए हैं। 6 मिनट बाकी हैं, चले बढ़ते हैं भी, कुछ और बेहतर कर पाते हैं आपके लिए। 6 मिनट में कुछ बेहतर कर लेते हैं। आइए एक ज्वलंत मुद्दे पर इंग्लिश टू इंग्लिश चर्चा करते हैं, इंग्लिश टू इंग्लिश डिस्कशन करते हैं, उससे जुड़े हुए वर्ड को निकाल कर लाते हैं जो हम याद कर सकते हैं। ठीक है, अभी आपने देखा होगा कि मुद्दा बड़ा ही चर्चाओं में रहता है आजकल। ठीक है, जो लड़कियों का अनुपात है लड़कों की अपेक्षा कम हो रहा है, तो उसके अनुसार हमने देखा जब एक बच्चा माँ के गर्भ में पल रहा होता है तो उस बच्चे को क्या कहा जाता है? पहली बात, उसको कहा जाता है फॉट। क्या कहा जाता है भैया? उसको कहा जाता है फॉट। अगर उस दौरान ही अगर उस बच्चे की हत्या कर दी जाए तो उसको कहा जाता है फोर्टिसाइड। क्या कहा जाता है? फोर्टिसाइड। यानी मैं आपको कैसे शब्दों को याद करा सकता हूं, चलो अभी देखते हैं और इस सेशन को आगे बढ़ाते हैं। एक वर्ड आता है भैया CIDE, साइड, और साइड का मतलब होता है हत्या। साइड का मतलब क्या होता है भैया? हत्या होता है। साइड का मतलब हत्या होता है। किसी क्लास तो नहीं है? 1 बजे से नहीं ना? ठीक है। चलिए भी, कभी किसी की 1 बजे से क्लास नहीं है तो जुड़े रहेगा मेरे साथ, मैं अभी आपको कराता हूं बेहतर तरीके से। मैंने लिखा भैया साइड का मतलब होता है हत्या। हमने लिखा सर, आपने देखा होगा सर उस लड़की ने सुसाइड कर लिया। सुसाइड का मतलब आत्महत्या। तो आज मैं साइड से जुड़े हुए बहुत सारे वर्ड्स मैं आपको कराने वाला हूं, बट सीक्वेंस समझना, मेरे समझाने का तरीका। ये बातें किताबों में लिखी मिल जाएंगी, लेकिन जैसे मैं आपको एक सीक्वेंस से बताऊंगा ना, शायद आपको ऐसे ना मिले। देखिएगा, मैंने लिखा साइड। एक बच्चा जब अपने माँ के गर्भ में पल रहा होता है, प्रेगनेंसी के दौरान वो पेट में पल रहा होता है, अगर माँ को पता लगा कि ये तो लड़की है, लड़की हमें नहीं चाहिए, अगर अबॉर्शन हो जाता है। अबॉर्शन का मतलब समझते हो भाई? अबॉर्शन वर्ड बना है ABORT से, ABORT, अबॉर्स। देखिए मैं थोड़ा सा एक काम कर लेता हूं, यहां तो शायद आपको अच्छे से ना दिखाई दे, यहां आ जाते हैं, यहां समझिएगा भाई, कुछ अलग कर लेते जो आपको अलग ही लगे। ठीक है, यानी हम लोग लेकर चल रहे हैं साइड को लेकर। साइड मतलब हत्या को लेकर। ठीक है, हमने वर्ड डाला अबोर्ट। अबोर्ट का मतलब होता है इनकम्प्लीट। भैया अबोर्ट का मतलब क्या होता है? इनकम्प्लीट। यानी एक ऐसा शिशु, एक ऐसा फोर्ट जो अभी कंप्लीट नहीं हुआ, उसको खत्म करा देना, तो उसको कहते हैं भैया अबॉर्शन करा देना। ठीक है, तो जब बच्चा पेट में पल रहा था तो उसको कहा गया था, उसको कहा जाता फोर्ट। क्या कहा जाता है? फोर्ट। उसी दौरान अगर उसके माता पिता उसकी हत्या करा दें
मतलब उसको ख़त्म करा दें, तो उसको कहा जाएगा फोर्टिसाइड। क्या कहा जाएगा भाई? फोर्टिसाइड। ठीक है, उसको क्या कहा जाएगा? फोर्टिसाइड। अब चलते हैं दूसरे वर्ड की तरफ, बिल्कुल सीक्वेंस से पढ़ेंगे तरीके से, और सेशन अच्छा है तो शेयर जरूर करना, सेशन अच्छा लगे तो। अब लड़की बड़ी लकी है, लड़की बड़ी लकी है, कुदरत की मेहर है ऊपर, उसके ऊपर जैसे मेरे ऊपर है। कल एक्सीडेंट हुआ, गाड़ी बिल्कुल टूट गई, लेकिन अतुल सर तुम्हारे सामने जिंदाबाद खड़े हैं बिल्कुल गजब तरीके से। ठीक है, तो ऐसी बड़ी लकी है। वो लड़की पैदा हो गई, मतलब उसकी डिलीवरी हो जाती है। डिलीवरी हो जाने के बाद अरे पता लगा ये तो लड़की हो गई, हमें तो लड़की नहीं चाहिए थी, हमें तो लड़का चाहिए था। ऐसा कुछ चल रहा ना, देश में कंट्री में चल रहा है, आप लोग देखते होंगे। तो भैया जब लड़की चाहिए थी, अगर उसका पैदा होने के बाद अगर उसकी डेथ करा दी जाती है, तो फिर कन्वर्ट हो जाती है किसमें पता है? फिली। मतलब एक लैटिन वर्ड आता है फिला, और फिला का मतलब होता है प्यार से। अगर कोई माता पिता अपने खुद के बच्चों की हत्या कर देते हैं तो वो कहलाता है फिलीसाइड। क्या कहलाता है भैया? वो कहलाता है फिलीसाइड। क्या कहलाता है भैया? फिलीसाइड। और फिलीसाइड में होगा अपने बच्चों की हत्या। अपने, देखिए अगर दूसरों के बच्चों की हत्या की बात आ रही है ना, तो वो तो सीधा मर्डर है, अपने बच्चों की हत्या। और इससे जुड़े हुए बहुत सारे आपके लिए पैसेज भी आ सकते हैं, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, भ्रूण हत्या, इसको कहा जाएगा भ्रूण हत्या। ठीक है, एक बात और बताओ, अभी जब बच्चा 6 मंथ से कम का है, कितना कहते, आपने सुना शिशु? शिशु मतलब छोटा, नन्ना सा, प्यारा सा, लाडला सा, जिसको आप देखकर कह रहे हैं अरे वाह क्या हुआ। ठीक है, कई बार बहुत सारी चीजें ऐसी हो जाती हैं, तो वो बच्चा होता है, उसको कहते हैं इन्फेंट। क्या कहते हैं भैया? इन्फेंट। अभी आपके घर में एक बच्चे, मतलब आजकल सभी बच्चे की जो डिलीवरी हो रही है हॉस्पिटल में होती हैं, तो हॉस्पिटल में जहाँ लेडीज़ को, प्रेग्नेंट लेडीज़ को डिलीवरी के लिए ले जाया जाता है, उसको कहा जाता है, जिस बच्चा हो जाता है तो उस बच्चे को रखा जाता है एक स्पेशल वार्ड में। उस स्पेशल वार्ड को कहा जाता है इन्फेंसी। क्या कहा जाता है? इन्फेंसी। मतलब जहाँ शिशुओं को रखा जाता हो। अगर उस समय ही उस बच्चे की हत्या कर दी जाए तो उसको कहा जाएगा इन्फेंटिसाइड। क्या कहा जाएगा भैया? इन्फेंटिसाइड कहा जाएगा। इन्फेंटिसाइड मतलब शिशु हत्या। क्या कहा जाएगा भैया? शिशु हत्या। भाई अगर आप लोगों को मैं अच्छे से समझा पा रहा हूं तो सेशन को शेयर करिएगा, अच्छा बनाइएगा। ठीक है, गजब। चलिए, इन्फेंटिसाइड, इन्फेंटिसाइड मतलब शिशु हत्या हो जाएगा। देखिए बच्चा जब तक गर्भावस्था में था, अगर उसकी हत्या होती तो फोर्टिसाइड कहलाया। थोड़ा सा लकी था, बच्चे की डिलीवरी हो जाती है, अगर खुद के बच्चों की हत्या कर देते हैं माता पिता तो फिलीसाइड। अगर बच्चे के शिशु अवस्था में हत्या हो जाती है तो आपकी हो जाती है भैया क्या? वो इन्फेंटिसाइड। लेकिन आगे, अगर एक भाई अपने बहन की हत्या करता है, एक भाई अपने खुद की बहन की हत्या करता है, तो उसको कहा जाता है सोरोरिसाइड। क्या कहा जाता है? सोरोरिसाइड। सोरोरिसाइड मतलब बहन की हत्या। बहन की हत्या मतलब जब ये शिशु था, बस शिशु था तो किसी का भाई भी बनेगा, किसी की बहन भी बनेगी। अगर बहन बहन की हत्या कर दे या भाई बहन की हत्या कर दे, यानी एटलीस्ट हत्या होनी चाहिए सिस्टर की, तो आपकी सोरोरिसाइड। अगर भाई की हत्या होती है, ठीक है, तो आपकी किस में आ जाएगी? फ्रेट्रिसाइड। किस में आ जाएगी भैया? फ्रेट्रिसाइड में आ जाएगी। फ्रेट्रिसाइड मतलब भाई की हत्या। फ्रेट्रिसाइड मतलब भाई की हत्या। बात समझ पा रहे हो? फ्रेट्रिसाइड दोस्तों क्या हो जाएगा? भाई की हत्या हो जाएगा। अब ये तो कहानी थी माँ बापों की, भाई बहन की हत्या कर रहा है, बहन भाई की हत्या कर रही है, या भाई की हत्या होनी चाहिए, तो उस पर केस को क्या कहेंगे? फ्रेट्रिसाइड। भाई ये बात मैं वो वर्ड बता रहा हूँ जो आजकल न्यूज़पेपर में बहुत चर्चाओं का विषय बने हुए हैं, क्योंकि आजकल जो हमारा भारत है ना, उसमें कोई किसी का नहीं, सब भाई भाई को मार रहा है, बहन बहन को, ऐसी कंडीशन देखने को मिल रही। तो इन वर्ड का बहुत ज़्यादा प्रयोग हो रहा है, इन वर्ड्स का। अब जो बच्चे हैं, कभी ऐसा नहीं कि माँ बाप ही गलती करते हैं, बहुत से नालायक औलाद हैं, कहते ना पूत कपूत सुने हैं पर ना माता सुनी कुमाता। तो आजकल तो कुमाता भी देखने को मिल रही है, और पुत्र तो खैर बहुत बड़ी संख्या में है ऐसे। तो अगर बच्चे अपने पिताजी की हत्या कर दें तो उस वर्ड को क्या कहेंगे? उसे कहेंगे भैया पैट्रिसाइड। क्या कहेंगे? पैट्रिसाइड। पैट्रिसाइड मतलब पिता की हत्या। पिता की हत्या। अगर बच्चे
हत्या कर दें माता की तो वो कहलाएगी मैट्रिसाइड। क्या कहलाएगी भैया? वो कहलाती है मैट्रिसाइड, मतलब माता की हत्या, माता की हत्या। और एक बात आपको बताऊं भाई, ये वर्ड तभी प्रयोग हो सकते हैं जब ब्लड रिलेशन की बात आ रही है। अगर कोई दूसरा इस काम को करता है तो सीधा सीधा मर्डर कहलाता है, वो सीधा सीधा मर्डर कहलाएगा। ठीक है, नाइस सेशन सर जी, थैंक यू सो मच आकांक्षा जी। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो शेयर करिएगा, लाइक भी करिएगा। पैट्रिसाइड, मैट्रिसाइड, ठीक है। अब एक बात आपको बताऊं, अगर जनता, जैसे ना जाने कितने कंट्रीज में ऐसा हुआ है जब राजा ने बहुत ज़्यादा निरंकुशता फैलाई है देश में, मतलब डिक्टेटरशिप वाली कंडीशन देखने को मिल रही है। आजकल तो हालात देश के अंदर भी ऐसे कुछ देखने को मिल रहे हैं कि राजा अपनी मनमानी करे, जनता की ना सुने। अगर जनता मिलकर राजा की हत्या कर दे, जनता मिलकर राजा की हत्या कर दे तो कहलाती है रेजिसाइड। क्या कहलाती है भैया? रेजिसाइड। क्या कहलाती है? रेजिसाइड। क्या कहलाती है भैया? रेजिसाइड, मतलब राजा की हत्या, राजा की हत्या। ठीक है। अब बच्चे हो गए बड़े, देखो मैंने क्या बताया, मैंने शिशु से लेकर चला, इन्फेंट पे चला, फिली पर चला, सिस्टर पे चला, ब्रदर पे चला, पैट्री और मैट्री सब मैंने बता दिया। अब एक बात और बताऊं, बच्चे होते हैं बड़े तो उनकी होगी शादी, बस जैसे माँ बाप हैं ऐसे बच्चे बड़े हो गए, जवान हो गए तो शादी हो गई। अगर शादी होने के बाद कई बार आजकल देश दुनिया में बहुत सारी खबर देखने को मिलती है, अगर एक पति अपनी पत्नी की हत्या करता है, अगर एक पति अपनी पत्नी की हत्या करता है तो एक चीज़ आपको बताऊं, यहीं से दो वर्ड मैं आपको नए याद करा दूंगा। पति भी ना दो प्रकार के होते हैं, जो हस्बैंड होते हैं ना, HUSBAND, ठीक है। चलिए भैया, हस्बैंड ना दो प्रकार के होंगे, एक तो होंगे हैंडपैक्ड, एक होंगे HENPECKED हैंडपैक्ड, एक होंगे AUXORIU। एक मिनट, क्या हो रहा है? एक मिनट, थोड़ा सा लिख, कुछ क्या गड़बड़ चल रही है? हाँ भाई देख, मैंने क्या बताया, हस्बैंड ना दो प्रकार के आपको देखने को मिलेंगे। एक तो होगा हैंडपैक, देखिए भी ये मैं वो बता रहा हूँ वर्ड जो आपके SSC ने कभी कभी सीधे सीधे पूछ लिए, हैंडपैक्ड। और एक होता है ऑक्सरियस। तो दोनों में अंतर बताऊं भैया क्या है, दोनों में अंतर को समझ लो बड़े ध्यानपूर्वक। ऑक्सरियस, हैंडपैक्ड वो व्यक्ति, ये दोनों का एक ही उत्तर है, इनका इन दोनों का एक ही उत्तर है। हिंदी में बात करूं तो जोरू का गुलाम। मूवी देखी किसी ने? नहीं देखी? गाना तो सुना ही होगा, मैं तो जोरू का गुलाम बनकर रहूंगा, ठीक है। तो दोनों का मतलब ही जोरू का गुलाम होता है, लेकिन देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन ऑक्सरियस एंड हैंडपैक्ड। हैंडपैक्ड वो हस्बैंड है जो सारे काम अपनी पत्नी के कहने के अनुसार करे, मतलब आज बोल दिया ऑफिस नहीं जाना तो नहीं जाना, आज बच्चे को तुम छोड़ के आओगे तो तुम ही छोड़ के आओगे, आज खाना तुम बनाओगे तो हाँ, मैं बोल दिया कि मैं ही खाना बना लूंगा, तो उन्हें बोलते हैं हैंडपैक्ड। मतलब ऐसे हस्बैंड जो पत्नी के अनुसार, अ पर्सन हु रूल्ड बाय हिज वाइफ, लिख लीजिएगा, ठीक है। आज या पर्सन लिख लो भाई, अ पर्सन रूल्ड बाय हिज वाइफ, मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो जिस पर नियम कानून किसके चलते हों, उसकी पत्नी के चलते हों। ये तो तरीका होगा ये वाला। दूसरा जो ऑक्सरियस होता है ना, सेवा तो ये भी करता पत्नी की, सेवा तो ये भी करता, लेकिन ये अपनी इच्छा से करता। इसको उनकी वाइफ नहीं कह रही कि आप लोग यहाँ आज ऑफिस नहीं जाना, इसको लग रहा है कि आज बीबी की तबीयत खराब है तो आज ऑफिस नहीं जाएंगे, आज खाना नहीं बना सकती तो खाना होटल से आ जाएगा। ये अपनी स्वेच्छा का गुलाम है, ये अपनी स्वेच्छा का गुलाम है, ठीक है। अ पर्सन हु केयर हिज वाइफ अकॉर्डिंग टू हिमसेल्फ, मतलब खुद
खुद अपने आप में मेहनत कर रहा है, खुद अपने आप में क्या कर रहा है, वो मेहनत कर रहा है। ठीक है भाई, बात समझ में आ रही है आप लोगों के? आई होप कि आप लोग अच्छे से समझ पा रहे होंगे। आइए फिर चलते हैं पीछे की तरफ। तो मैंने क्या बताया भैया, फोर्टिसाइड, फिलिसाइड, इन्फेंटिसाइड, सोरोरिसाइड, फ्रेटिसाइड, पेट्रिसाइड, मैट्रिसाइड और रेजिसाइड। क्लियर है? अब अगर एक पति अपनी पत्नी की हत्या कर दे तो पत्नी को कहा जाता है लैटिन भाषा में ऑक्सारिसाइड। ठीक है सर, हम भी आ गए हैं फिर से क्लास में। चलिए बहुत बढ़िया बात है, बड़ी अच्छी बात है कि आप लोग फिर से क्लास में आ गए हैं। इट्स माई प्लेजर, ये मेरे लिए खुशी की बात है। क्लियर नहीं दिख रहा है तो क्लियर नहीं दिख रहा तो 360 पिक्सल उस पर देखो ना, क्यों बेकार डाटा, इतना डाटा कहाँ ले जाओगे बचा के भाई। देखिए तो उसको कहा जाएगा UXORICID, ऑक्सारिसाइड। ऑक्सारिसाइड का मतलब होता है पत्नी की हत्या, पत्नी की हत्या। पत्नी की हत्या क्या बोलेंगे भैया? ऑक्सारिसाइड बोलेंगे। ठीक है, अब अगर कंडीशन ऐसी बन जाती है कि बच्चे माता और पिता दोनों की हत्या करते हैं तो वो होता है पैरिसाइड। क्या होता है? PARRICID, पैरिसाइड। क्या हो जाएगा भैया? पैरिसाइड हो जाएगा। क्लियर है सभी का? सभी को समझ में आ रहा है क्या हो जाएगा? पैरिसाइड हो जाएगा, मतलब माता पिता की हत्या, माता पिता की हत्या। ठीक है भाई, बात समझ पा रहे हो? क्लियर है सभी का? अगर सेशन पसंद आ रहा हो तो भाई सेशन को शेयर कर दो, तभी मजा आएगा। आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। ये मैंने साइड से जुड़े हुए आपको वर्ड बताए, तो कुछ एक्स्ट्रा जानकारी आप लोगों को दी तो बड़ा अच्छा लगा होगा आप लोगों को। बेहतर लगा नहीं लगा भाई? सर हम भी देख रहे हैं। अच्छा, नानू राम यादव जी कह रहे हैं सर हम भी देख रहे हैं। बिल्कुल यार, आप सभी लोगों का स्वागत है, सभी लोगों का स्वागत है। वेलकम टू ऑल माय डियर स्टूडेंट हु आर वाचिंग दिस लाइव सेशन। अब जो मैं आगे से आपको कराने वाला हूं, मैं आपको ग्रामर के साथ साथ थोड़ी वोकैब भी लेकर चलूंगा और वोकैब कराऊंगा बिल्कुल बेहतर तरीके से। वोकैब कराने का तरीका जो होगा ना मेरा कुछ डिफरेंट होगा। हालांकि डिफरेंट के बहुत सारे टीचर इसको ऑलरेडी फॉलो कर रहे हैं, बट मैं ना कराऊंगा बड़े तरीके से कराऊंगा, एक सिस्टम होगा उसको कराने का। ठीक है, जैसे मैं आपको लेकर चलूंगा, मैं आगे आपको कराऊंगा क्रेशी को लेकर। किसको लेकर? क्रेशी को लेकर। क्रेशी का मतलब होता है गवर्नमेंट से। क्रेशी का मतलब किससे होता है? गवर्नमेंट से होता है, मतलब सरकार से होता है। और आपने देखा भाई, ऑटो सुना आपने? ऑटो, ऑटो का मतलब वो नहीं है ऑटो, वो वाला ऑटो नहीं। ऑटो का मतलब खुद, ऑटोमेटेड, स्वचालित ऑटो। एक कई बार पूछ लिया था एटीएम की फुल फॉर्म, एटीएम की फुल फॉर्म पूछी थी और उसमें ऑटोमेटिक लिखा था और ऑटोमेटेड लिखा था। तो भैया उसकी जो होती ना, ऑटोमेटेड लिखना हमेशा, कभी भी अगर आती है बैंकिंग में पूछता है ऑटोमेटेड, तो ऑटो का मतलब था खुद से, और ऑटो क्रेसी या नॉमी, ऑटोनॉमी। तो ऑटोनॉमी पता क्या हो जाएगा? खुद की सरकार, जहां जिसका जो मन करे करो। ठीक है, अब एक वर्ड है डेमा। क्या है भैया? ये मैं अभी मैं कोई वोकैब नहीं करा रहा, बता रहा हूं मैं आपको वोकैब में कैसे कराने वाला हूं। एक वर्ड आता है डेमा, अब तो दिख रहा है इतना बड़ा बड़ा डेमा। डेमा का मतलब होता है पब्लिक से। डेमा का मतलब क्या होता है? डेमा का मीन्स होता है पब्लिक। ठीक है, और दूसरा भैया क्रेसी, क्रेसी का मतलब होता है गवर्नमेंट से। ठीक है, किससे? गवर्नमेंट से। अब हम दोनों को एक साथ जोड़ते हैं इसको। अब एक साथ हमने जोड़ा तो हमारे सामने आया सर डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी मतलब लोगों का तंत्र, मतलब क्या हो जाएगा? प्रजातंत्र। क्या होगा भैया? प्रजातंत्र होगा। बात समझ पाए नहीं समझ पाए? तो चीज़ों को ऐसे याद करो, चीज़ों को ऐसे याद करो जो आप लोगों के लिए आसान बन जाए, आप लोग याद कर सकें। ठीक है, महिलाएं जाती हैं, देखिए महिलाएं जाती हैं अपने त्वचा के लिए, या पुरुष भी जाते हैं, ऐसा नहीं कि महिलाएं जाती हैं, बेकार के मैं एक तरफा बात कर रहा हूँ। पुरुष या महिला जो भी जाते हैं डॉक्टर के पास, उनको कोई त्वचा संबंधी दिक्कत है तो त्वचा को कहा जाता है डर्मा। क्या कहा जाता है भैया? डर्मा। तो वो डर्माटोलॉजिस्ट जो होता है, डर्माटोलॉजिस्ट एक डॉक्टर होगा जो आपकी स्किन रोग विशेषज्ञ, मतलब त्वचा रोग विशेषज्ञ होगा, तो वहाँ डर्मा से आप लोग इसको आंसर लगा लीजिएगा। मतलब जो रूट वर्ड होंगे ना, आगे से मैं आप लोगों के लिए मेहनत करूंगा और आप लोगों की मेहनत ये होगी कि मेरी क्लास को जितना हो सकता है आप लोग शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो मैं कुछ वर्ड आपको कराता रहूँगा।
चलो मैं कुछ करा ही देता हूँ जिससे कि आप लोगों को ये ना लगे इस सर इससे तो करा ही दो, लिख लो भाई। चलो आप लोगों को और भी वर्ड याद आ जाएंगे, लिख लो, लिखो भाई। शायद मैंने पहले बताया और आज भी बता रहा हूं। एक वर्ड है VERT, वर्ट। वर्ट का मतलब होता है सर जी टू टर्न। टू टर्न का मतलब होता है मुड़ना। क्या होता है भैया? मुड़ना। मुड़ना मतलब झुकाव होना, झुकाव होना। क्लियर है भी सभी का? अब देखिए इससे कितने वर्ड बनाऊंगा, इसका मतलब तो ये हो गया। अब आप लोग बेहतर तरीके से जानते होंगे INTRO, इंट्रो का मतलब होता है इनसाइड। इनसाइड का मतलब होता है अंदर। क्या होता है भैया? अंदर। मैंने लिखा AXTRO, एक्स्ट्रो। एक्स्ट्रो का मतलब होता है आउटसाइड। आउटसाइड तो ये क्या हो जाएगा भैया? बाहर। अब मैं बताऊंगा शब्दों की उत्पत्ति कैसे बनते हैं वर्ड, ठीक है। एक होता है MB, जहां कहीं भी MB आ जाए तो MB का मतलब होता है बोथ साइड, यानी दोनों, या कह सकते हैं इसको उभय, है ना, उभय, कॉमन। आइए इससे कैसे जान सकते हैं हम, इससे वर्ड कैसे बनेंगे। हमने देखा सर जी इंट्रो का मतलब था अंदर की तरफ से, इंट्रो का मतलब था इनसाइड से, एक्स्ट्रो का मतलब था आउटसाइड से, और MB का मतलब था दोनों की साइड से। आइए इसमें जोड़ता हूं मैं। अब हमने लिखा सर जी एक वर्ड लिखा इंट्रोवर्ट। क्या लिखा भैया? इंट्रोवर्ट। फिर लिखा एक्सट्रोवर्ट, फिर लिखा एम्बीवर्ट। ठीक है, यानी इंट्रोवर्ट, एक्सट्रोवर्ट और एम्बीवर्ट। बस इंट्रो का मतलब अंदर की तरफ, वर्ट का मतलब मुड़ना, यानी जिसका झुकाव अंदर की तरफ हो। एक वो व्यक्ति, अ पर्सन हु डज नॉट टेल, अ पर्सन हु डज नॉट टेल एनीथिंग अबाउट हिमसेल्फ, मतलब जो अपने बारे में दूसरों को कोई बात ना बताता हो, अंदर अंदर घुटता रहता हो। इससे ये ऐसे व्यक्ति क्या हो जाएंगे भैया? इन्हें बोलेंगे अंतर्मुखी। क्या बोलेंगे इनको? अंतर्मुखी। कोई बात समझ पाए? इनको क्या बोला जाएगा? इनको अंतर्मुखी बोला जाएगा। नेक्स्ट एक्सट्रोवर्ट। क्या हो जाएगा? एक्सट्रोवर्ट। एक्सट्रोवर्ट का मतलब होता है बाहर की तरफ। एक्सट्रोवर्ट मतलब होता है बाहर की तरफ, तो एक्सट्रोवर्ट का मतलब बहिर्मुखी। कैसा हो जाएगा? बहिर्मुखी हो जाएगा। बात समझ पाए? दूसरा एम्बीवर्ट। क्या है दोस्तों? एम्बीवर्ट। एम्बी का मतलब होता है दोनों तरफ, यानी एक हो जाएगा उभयमुखी। क्या हो जाएगा? उभयमुखी। भाई बात समझ पा रहे हो? नहीं समझ पा रहे? क्या हो जाएगा? उभयमुखी। फटाफट इसको नोट कर लो जल्दी से। ये PDF में नहीं मिलेगा क्योंकि ये एट ए टाइम तैयार कराई, जब आपको PDF में नहीं मिलेगा तो इसमें आपको थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी, इसमें आपको याद करना पड़ेगा। अब बढ़ते हैं आगे की तरफ, थोड़ा थोड़ा कराऊंगा, फिर धीरे धीरे सभी के आपको कराने वाला हूं। अब लिख लीजिएगा, जैसे ईगो। वर्ड आया सर जी ईगो। ईगो का मतलब होता है आई से, और आई का मतलब होता है मैं से, और मैं का मतलब होता है अहंकार। उसमें बड़ी मैं आ रही है जी। आपने सुना, कहते हुए सुना होगा, उसमें बड़ी मैं आ रही है, मतलब उसमें अहंकार आ गया है। उसमें क्या आ गया है? अहंकार आ गया है। हाँ देखिए, अंजलि वर्मा जी ने एक वर्ड दिया है सर जी, जैसे इंटरव्यू। देखिए इंटरव्यू का मतलब क्या होता है बता, कि व्यक्ति के अंदर का व्यू क्या है उसको बाहर निकाला जाता है। इंटरव्यूअर क्या करते हैं? इंटरव्यूअर का काम ये होता है कि सामने वाले व्यक्ति के माइंड में चल क्या रहा है, वो आंसर कैसे देगा, आंसर कितने समय में देगा, कितनी चीज़ों को जानता है, इंटरनली वो कैसा है, उसको बाहर निकाला जाता है। कभी भी इंटरव्यू में ऐसा नहीं करा जाएगा तो एक काम कर 1 किलोमीटर की दौड़ लगा के दिखा, कभी लगवाई नहीं, क्योंकि उससे एक्सटर्नली उसकी नॉलेज को यूज नहीं कर रहे, उसकी जो इंटरनली नॉलेज है उसको यूज किया जा रहा है। ठीक है भैया, चलिए आगे बढ़ते हैं। ईगो। क्या भाई? ईगो। तो हमने देखा सर जी, जब ईगो का मतलब आई है, मतलब मैं है, यानी अहंकार से लिया गया है, तो एक वर्ड हमने देखा था ईगोइस्ट। IST वर्ड आपके सामने दिख गया भाई।
EGOIST, ईगोइस्ट। भाई ईगो का मतलब होता है अहम, और जहां पर IST आ जाए, देखिए ये बात आप लिख लें, एक तो IST ICAN, दूसरा आपका Y या NESS, क्लियर है। तो ये वर्ड ER, ये कभी भी अगर किसी भी वर्ड के अंत में मिल जाए, किसी भी वर्ड के अंत में अगर तुम्हें मिलते हैं तो ये पता क्या होंगे, ये सभी के सभी क्या होंगे, ये प्रॉपर नाउन होंगे। ये कैसे होंगे, ये प्रॉपर नाउन होंगे भैया। अगर किसी के अंत में आ रहा है IST, जैसे इकोलॉजिस्ट, बात में आ रही है, गायनकोलॉजिस्ट, गायन का मतलब बताऊंगा, गायन का मतलब होता है महिला से, गायनकोलॉजिस्ट मतलब महिला रोग विशेषज्ञ, ठीक है। ICAN इलेक्ट्रीशियन, मैजिशियन, IN आ गया, ठीक है। इकोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, बायोलॉजी, ठीक है, फिजियोलॉजी, ये सब Y आ गया। नेस मतलब हैप्पीनेस, सैडनेस, सब इसके अंतर्गत आएगा। ER मतलब मास्टर, टीचर, इंस्पेक्टर, ये सब क्या है, प्रॉपर नाउन है। तो ये हम कुछ पहचान करते हैं जिनके आधार पर हम अच्छे से समझ सकते हैं। देखिए ईगोइस्ट, अब ईगोइस्ट का मतलब क्या हो जाएगा, अ पर्सन हु थिंक्स अबाउट हिमसेल्फ ओनली। बात समझ पाए क्या मैं लिखवा रहा हूं। इगोइस्ट का मतलब है अ पर्सन हु थिंक्स, एक वो व्यक्ति जो सोचता है, थिंक्स अबाउट हिमसेल्फ ओनली, केवल अपने बारे में। तो ये कौन सा हो जाएगा भैया, ये कौन सा हो जाएगा, अहमवादी। बात समझ पाए कैसे शब्दों को याद रखा जा सकता है, कैसे याद करेंगे। दूसरा एक वर्ड लिखवा रहा हूं, उस बात को समझे। दूसरा मैंने एक वर्ड जोड़ दिया, इसमें कुछ नया, थोड़ा सा नया बस। EGO बिल्कुल सेम है, EGOT, ईगो, TIST, ईगोटिस्ट। देखो IST बिल्कुल सेम है और EGO भी बिल्कुल सेम है, केवल क्या जुड़ गया इसमें सर T जुड़ गया। T का मतलब T फॉर टॉक, अरे वाह क्या बात, बिल्कुल ठीक है। ईगोटिस्ट, ईगो का मतलब खुद, T का मतलब टॉक, IST मतलब करने वाला। बात समझ में आ गई, आएगी समझ में। ईगोटिस्ट अ पर्सन हु टॉक्स अबाउट हिमसेल्फ ओनली, मतलब एक पर्सन जो केवल और केवल अपनी ही तारीफ करता हो। मैं अतुल कुमार मसौतिया, मैंने बहुत जीवन में मेहनत करी है, मुझको ये आता है वो आता है, अगर मैं ये खुद की तारीफ करने लगूँ ना तो मैं कौन सा हो जाऊंगा, ईगोटिस्ट हो जाऊंगा। और अगर इन वर्ड को आप लोग याद करना चाह रहे हो ना भाई, अगर इन वर्ड को अगर वास्तव में ईमानदारी से याद करना चाह रहे हो तो इन वर्ड्स को जोड़ लो ऐसे व्यक्ति से, ऐसी घटना से जो आपको याद रख सके, जो आप उन्हें उसके माध्यम से याद देंगे। अ पर्सन हु टॉक्स अबाउट हिमसेल्फ, एक वो व्यक्ति जो अपने बारे में बातें करता हो, क्या होगा, इगोटिस्ट हो गया। अब एक बात आपको बताएं, आपने पढ़ा होगा प्याजे का सिद्धांत। किसका सिद्धांत, प्याजे का सिद्धांत। जो प्याजे महाशय जी हुए हैं, जिन्होंने अपने खुद के बच्चों पर 15 वर्षों तक अध्ययन किया और ये पाया कि बच्चे किस किस उम्र में किस तरीके से वृद्धि करते हैं, और उन्होंने सेंसरी मोटर स्टेज, प्री ऑपरेशनल स्टेज, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज और आपकी फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज नाम की 4 स्टेजेस को देने का काम किया। वो कहते हैं, वो एक चीज़ का जिक्र करते हैं, एक वर्ड का जिक्र करते हैं, कौन सा, इगोइज्म। और एक आपको बात लिखवा दूं, यहाँ पर ISM भी आ जाए तो भी क्या होगा भैया, यही होगा। आइज्म को है, नाउन को दर्शाएगा। इगोइज्म क्या है, अ प्रैक्टिस ऑफ ईगो थिंकिंग, ठीक है, या ईगो थिंकिंग कह सकते हो। मतलब एक ऐसी प्रथा, एक ऐसी प्रैक्टिस जिसके अंदर केवल और केवल अपने भले की बात की जाती हो। इन सबको नोट कर लो भाई।
इगोइस्ट का मतलब अ पर्सन हु थिंक्स अबाउट हिमसेल्फ ओनली। इगोटिस्ट का मतलब जो अपने बारे में बातें करता हो, ठीक है। इगोइज्म मतलब अहमवाद, बात समझ रहे हो, ये हो जाएगा अहमवाद। अहमवाद। और इगोटिस्ट मतलब अपने ही बारे में बात करने वाला, बतूनी, ये कह सकते हैं बड़बोला। बड़बोला, बड़बोला कुछ भी जो हिंदी में लिखना चाहो आप इस पर लिख सकते हैं, ठीक है। चले आगे बढ़ें, आगे बढ़ते हैं। एक वर्ड यहां से एक और निकल कर आता है जिसको हम यहीं पर पढ़ना उचित समझेंगे। देखो भाई, एक वर्ड निकल कर आता है सर जी, ईगोसेंट्रिक। ये वो वर्ड है, ईगोसेंट्रिक एक वो वर्ड है जिसको प्याजे जी ने अपने कॉग्निटिव डेवलपमेंट की जो थ्योरी है ना उसके अंदर प्रयोग किया है, ईगोसेंट्रिक। तो ईगोसेंट्रिक का मतलब है कि एक कोई भी जो बच्चा, एक बच्चा जब केवल उस अवस्था में होता है जब ये सोचता है उसको सारी चीज़ मतलब अपने बारे में सोचता हो। अगर उसके खिलौनों को कोई छीन ले तो वो तुरंत रो पड़ता है, क्योंकि उसके वो सोचता है कि वो खिलौने केवल मेरे हैं, मेरी मम्मी, मेरे पापा, मेरे खिलौने, मेरी गाड़ी, मेरे कुछ, सब कुछ, मतलब सब कुछ अपने बारे में सोचता है वो उस दौरान। तो उसको बोलते हैं इगोसेंट्रिक। अ पर्सन हु थिंक्स about his selfishness, जो केवल अपनी स्वार्थता के बारे में सोचता हो, केवल अपने भले के बारे में सोचता हो, तो वो भैया क्या होगा, ये वाला होगा, ठीक है। अब आगे बढ़े, एक यहीं से निकल कर आता है ईगोसेंट्रिज्म। ईगोसेंट्रिज्म इससे जुड़ेगा, ईगोसेंट्रिज्म में किस में आ जाएगा भैया, ईगोसेंट्रिज्म अहमवाद, इसको लिख लीजिएगा अहमवाद, ठीक है। जल्दी से इसको नोट कर लो, फिर मैं कुछ आगे बेहतर देने वाला हूं आपको, और भी ज़्यादा बेहतर दूंगा सर। अहम केंद्र बच्चा होता है जब चीज़ अपने ही समझने लगता है और जो उसे वस्तु नहीं देता वह रोने लगता है। बिल्कुल सही कहा राजकुमार राज आपने, बिल्कुल करेक्ट, आप समझ पा रहे हैं। यू आर अंडरस्टैंडिंग क्लियरली, और आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आ भी रहा होगा। बढ़ते हैं आगे की तरफ। तो मैंने एक वर्ड को पकड़ा, किसको पकड़ा भाई, मैंने केवल और केवल एक वर्ड को पकड़ा, ईगो को। ईगो से इगोइस्ट, इगोटिस्ट, इगोइज्म, इगोसेंटर, और ठीक है यानी और ईगोमैनियाक। अभी तो बहुत सारे वर्ड है भाई, देखिए ईगोमैनियाक, एक वर्ड निकल कर आया मेरे सामने, ईगोमैनियाक। बहुत जबरदस्त वर्ड, बहुत ही खतरनाक वर्ड। क्या खतरनाक वर्ड, आपने सुना द WWE, द रसल मैनिया, सुना नहीं सुना, अरे सुना होगा यार। अगर आपने महाबली खली के बारे में सुना होगा, अगर आपने रॉक के बारे में सुना होगा, अगर आपने अंडरटेकर के बारे में सुना होगा, तो आप लोगों ने WWE और WWF द रसल मैनिया के बारे में भी सुना होगा। द रसल मैनिया मतलब रेसलिंग का जुनून, पागलपन। मैनिया का मतलब था जुनून, पागलपन, और जुनून मतलब ऐसा कि कुछ कर गुजरने का, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, और देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। जब ये जुनून आपके अंदर आ जाए तो समझ लेना आप हो। देखिए यहां मतलब है ईगो, यहां मतलब है किससे रिलेटेड, ईगो से रिलेटेड। ईगो का मतलब खुद से रिलेटेड, और मैनिया का मतलब पागलपन से। अर्थात जब व्यक्ति अपने लालच के लिए, अपने स्वार्थ के लिए इतना गिर जाए कि वो पागल सा हो जाए, बस उसे लगे कि मैं बिल्कुल भी काम नहीं करूंगा अपने स्वार्थ के बगैर। अगर मुझे यहाँ तनख्वाह नहीं मिलेगी ना, अगर बच्चे लायक नहीं करेंगे तो उसको भगा दूंगा यहाँ से, बस जो शेयर नहीं करेगा भगा दूंगा। अगर अतुल सर ऐसा व्यवहार करने लगे तो समझ लेना कि अतुल सर कैसे हो गए, ईगो मैनियाक हो गए, पागल हो गए अपने लाभ के चक्कर में, ठीक है। हम ऐसे हैं नहीं, और आप लोग करोगे भी नहीं, मुझे पता है। ईगो मैनियक मतलब अपने लाभ के चक्कर में पागल, अपने लाभ के लिए पागल। मेरा दिल भी कितना पागल है, मतलब बहुत सारे पागलपंती को लेकर कवियों ने बहुत कुछ लिखा है।
तो ईगोसेंट्रिक आपको ईगोमैनियक समझ में आता है, ईगोमैनियक समझ में आता है। आई होप कि आप लोग अच्छे से इसको समझ पाए होंगे। अब हमने एक चीज़ और आपको यहीं से पढ़नी है, बहुत सारी चीज़ें हमें देखनी है। चलिए बहुत बढ़िया लिख रहे हैं तृप्ति गौड़ जी, सर जी सुपर, थैंक यू सो मच कि आप लोग अच्छे से इसको समझ पा रहे हैं, अच्छे से इसको देख पा रहे हैं। भाई किसी को देखने में तो दिक्कत नहीं है, किसी को छोटा तो नहीं दिख रहा, राइटिंग समझ में आ रही है मेरी? आई होप क्या राइटिंग तो अच्छी लग रही होगी, समझ में आ रही होगी आपको। अब कुछ और बेहतर बताते हैं आपके लिए, आइए। एक वर्ड है भैया, एक वर्ड है गैमी। क्या है भैया? गैमी। एक वर्ड है गैमी, और गैमी बना है लैटिन भाषा के एक वर्ड से जिसका मतलब है GAMOS, गैमोज से। एक वर्ड क्या है? गैमी, और गैमी बना है GAMOS, गैमोज से। और गैमोज का मतलब क्या होता है? गैमोज का मतलब होता है सर जी, गैमोज का मतलब होता है शादी, शादी, ठीक है, यानी जिसको हम और क्या कहते हैं? विवाह। तुम्हारी शादी में अभी बाकी है हफ्ते 4, सुना ना, सुना ये वर्ड? तो भैया गैमी का मतलब क्या होता है? शादी या विवाह, शादी या विवाह की हम लोग बात करेंगे। जहां कहीं भी गैमी वर्ड आ जाए, जहां कहीं भी गैमी वर्ड आ जाए तो गैमी को देखकर समझ लेना कि उसका आंसर क्या होगा। उसका आंसर होगा भैया शादी से रिलेटेड, ठीक है, पॉलीगैमी। अरे वाह क्या बात है, रुचि पांडे जी तो लिखने भी स्टार्ट कर दिए पॉलीगैमी, और वर्ड भी कितना खतरनाक लिखा। वो वर्ड लिखा है जो वर्ड इंडिकेट करता है किसके बारे में? राजा दशरथ के बारे में। किसके बारे में? द्रौपदी के बारे में। द्रौपदी ने 5 शादियां की, 5 पुत्र हुआ करते थे उनके, हैं? तो ऐसे से देखिए, यहां वर्ड मैं आपको लिखवा रहा हूं, बताइए। एक वर्ड है मोनो, एक मतलब है बाय, एक मतलब है ट्राई, ठीक है। तो मोनो, बाय और ट्राई। भाई मोनो का मतलब होता है 1, बाय का मतलब होता है 2, यहाँ तक ही पूछता, ज़्यादा नहीं लिखवाऊंगा मैं, पर इसका मतलब होगा 3। उसके बाद पेंटा, हेक्सा, ऑक्टा, डेका, ये सभी चीज़ें होती हैं, लेकिन उतना पूछता नहीं है कभी कभी। अब हम अगर इनसे वर्ड बनाने लगे, इनसे हम अगर हम वर्ड बनाने लगे, हमने देखा सर जी आपने लिखा मोनो, ठीक है, मोनो में क्या जोड़ दिया आपने? मोनो में जोड़ दिया आपने गैमी। क्या जोड़ दिया? गैमी। तो एक वर्ड बनकर आया मोनोगैमी। क्या बनकर आया? मोनोगैमी बनकर आया। एक वर्ड बनकर आता है मोनोगैमी। मोनो का मतलब एक और गैमी का मतलब शादी। इट मीन्स एक ऐसी प्रथा जिसमें केवल एक ही शादी कर सकता हो। एक ऐसी प्रथा, मतलब अगर इसमें आप लिखना चाहें आगे लिख सकते हो, अ प्रैक्टिस ऑफ वन मैरिज। कैसी प्रथा भाई? जिसमें केवल एक ही शादी की प्रथा हो। कहने का मतलब हिंदू धर्म, जिसे भारत के अंदर धर्म है हिंदू धर्म। हिंदू धर्म में एक व्यक्ति केवल एक टाइम पे एक ही शादी कर सकता है। अगर एक टाइम पे दूसरी शादी करता है तो वो कानूनन अपराध माना जाता है। तो ये क्या हो जाएगा भैया? अ प्रैक्टिस ऑफ वन मैरिज। अ प्रैक्टिस ऑफ वन मैरिज मतलब एक समय पर एक ही शादी की प्रथा। समझ में बात आ रही है? सर जी सब स्टूडेंट इंटेलिजेंट हैं मुझे छोड़कर। सुपर गाइस, तृप्ति गौड़ जी नहीं, आप भी इंटेलिजेंट हो, आप भी इंटेलिजेंट हो, ठीक है। चलिए आगे चले। अब हमने एक चीज़ और देखी सर जी, दूसरा वर्ड आया हमारा बाई। हमने बाई को जोड़ दिया किसके साथ? गैमी के साथ, ठीक है। तो दोनों से मिलकर एक वर्ड बना बाईगैमी। और सर जी बाईगैमी का मतलब क्या हुआ? सर जी बाईगैमी का मतलब हुआ अ प्रैक्टिस ऑफ टू मैरिज। कहने का मतलब एक ऐसी प्रथा जिसमें 2 शादी की जा सकती हूं।
एक ऐसी प्रथा जिसमें एक समय में 2 शादी कर सकता हो आदमी। लाइक अगर मैं बात करूँ इंडिया के अंदर, तो अगर मैं बात करता हूँ तो जो मुस्लिम जो रिलीजन है, जो मुस्लिम धर्म है, उसमें ऐसा होता है। हालांकि अभी नहीं, 2 तो होती हैं, ठीक है, तो उसमें 2 शादी कर सकता है, 2 शादी की प्रथा। 3 की बात है तो ट्राइगैमी में आ जाएगा, ठीक। उसी प्रकार आपकी आ जाएगी ट्राइगैमी। क्या आ जाएगी भैया? ट्राइगैमी। बड़े मन खुश हो रहे होंगे आपको इन शब्दों को देखकर कि सर जी बहुत मौके दे रहे हो हमें शादियां करने के। लेकिन आप में से कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे ना, सर जी शादी के नाम पे तो मुझे बहुत डर लगे, मैं तो शादी तो करनी ना। मैंने तो मम्मी से कहती मुझे शादी करनी ना, मैं तो पापा से कहती शादी करनी ना। अगर ऐसा बच्चा है, कोई ऐसा बच्चा है जो ये कह रहा है कि सर मम्मी मुझे शादी नहीं करनी, मुझे शादी से बड़ी नफरत है, शादी से नफरत है बस उसे, बस, ठीक है। देखिए तो वो क्या हो जाएगा, एक वर्ड आता है, देखिए एक वर्ड होता है, गलत, देखिए MISIAN, ये वर्ड आता है मिशन। मिशन को शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं मिस, ठीक है, जिसका मतलब मीन्स क्या होता है पता दोस्तों? इसका मतलब होता है हेट, यानी नफरत करना। तो नफरत करना, नफरत करने वालों के सीने में प्यार भर दूं, है, तो यानी ऐसे भी होनी चाहिए कि नफरत करने वालों के सीने में प्यार भर दूं, और मैं वो परवाना हूं जो पत्थर को भी मोम कर दूं। चलिए भाई आ जाओ उधर। जहां कहीं भी मिसेन आ जाए, जहां कहीं भी मिसेन आ जाए, समझ लेना कि नफरत की बात चल रही है, विरोध की बात चल रही है। किसकी बात चल रही है? नफरत की और विरोध की बात चल रही है। तो हमने कह दिया सर, एक वर्ड आया मिसो, और हमने कह दिया गैमी, और गैमी में आ गया IST। सर जी मिसो का मतलब होता है हेट करना, मिसो का मतलब क्या होगा? हेट करना। और गैमी का मतलब हो गया सर जी शादी, यानी मैरिज। और IST मतलब होता है डूअर, भैया करने वाला। बात समझ पाए भाई? इसका मतलब हेट का मतलब नफरत, मैरिज का मतलब शादी से, डूअर मतलब करने वाला। अ पर्सन हु डज नॉट लाइक द मैरिज, एक वो व्यक्ति सॉरी, एक वो व्यक्ति जो शादी से नफरत करता हो। अ पर्सन हु हेट्स मैरिज, हेट्स मैरिज, या तो ऐसे लिखा आ सकता है या ऐसे लिखा आ सकता है, अ पर्सन हु डज नॉट लाइक मैरिज, जो शादी को ना चाहता हो। ठीक है भाई, सभी का समझ में आ गया? बहुत बढ़िया। सबके में लगते हैं मेरे बेटा ऐसे भी। चलिए बिल्कुल, देखिए मतलब मैं आपको चाहता हूं कि आप लोग ना बिल्कुल फुल ऑफ फनी के साथ, विदाउट एनी बर्डन, आप लोग अच्छे से चीज़ों को पढ़ें, समझें, याद करें। बात आ गया मिसोगेमिस्ट। ये मिसोगेमिस्ट केवल शादी की बात नहीं है, ये मिसोगेमिस्ट बहुत सारे व्यक्ति हो सकते हैं। एक बहुत सारे व्यक्ति में कैसे, ये आपको तो याद करना ही करना है। ये वर्ड, इन वर्डों को लिख लेना भाई, इन शब्द को, इन वर्ड्स को लिख लेना आप अपने एक कहीं भी कॉपी में नोट कर लेना। एक वर्ड आता आएगा आपका, दूसरा लिख लीजिएगा। एक वर्ड आता है मिसोगाइनिस्ट। क्या आएगा भैया? मिसोगाइनिस्ट भैया, सॉरी यहाँ मिसो आना चाहिए। अब आपको पता है सर जी मिसो का तो मतलब होता है हेट करना, लेकिन गाइन का मतलब पता नहीं है भैया। गाइन जो बना है ना, GYNAE, इससे बना है। और गाइन का मतलब होता है किससे? WOMAN, वोमेन से, यानी किससे बना है? महिला से बना है। किससे बना है? महिला से बना है। ठीक है। मिसोगाइनिस्ट मतलब IST मतलब करने वाला। तो क्या मतलब निकलना चाहिए इसका? इसका मीन्स निकलना चाहिए अ पर्सन हु हेट वोमेन, जो महिलाओं से नफरत करता हो। अ पर्सन हु हेट्स वोमेन, जो महिलाओं से नफरत करता हो। तो जल्दी से इसको नोट कर लो, फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं बढ़ता हूं आगे। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लो। ले लिया आपने?
चलिए बहुत बढ़िया, सभी लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया है। आई होप कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा हो। अब हम बढ़ते हैं आगे की तरफ। देखिए भाई, अब आगे ये तो होगी नफरत करने वाली बात। अगर कहीं बात आ जाए फिला की, PHILA, ठीक है, फिला का मतलब होता है लव से, यानी फिला का मतलब लव से या लाइक से, यानी प्यार और पसंद से लगाया जाता है। प्यार और पसंद से इसका अंदाजा लगाया जाता है। आइए कुछ वर्ड को देख लेते हैं, कुछ वर्ड्स को देख लेते हैं जिनके आधार पे हम लोग समझ सकते हैं। जैसे फिलोगैनिस्ट, फिलोगाइनिस्ट, तो भैया फिला का मतलब क्या था? प्यार। गायन का मतलब महिला। देखो भाई, यहां देखो, मिसो का मतलब, फिला का मतलब होता है लव, या कह सकते हैं सर जी लाइक, ठीक है। गायनिस्ट, अ पर्सन, लिख लीजिएगा, अ पर्सन हु लाइक्स वुमेन, ठीक है, एक वो व्यक्ति जो महिलाओं को पसंद करता हो, ठीक है। नेक्स्ट देख लीजिएगा एक वर्ड, फिलोगेमिस्ट, एक होता है वर्ड फिलोगेमिस्ट। मतलब क्या हो जाएगा भाई इसका? इसका मीन्स हो जाएगा अ पर्सन हु लाइक्स, हाँ गेमिस्ट की बता, हु लाइक्स मैरिज, जो भैया मैरिज को पसंद करता हो, ठीक है। बात समझ में आ गया? अब मैंने आपको लाइक वाले भी लिखवा दिए और आपको डिसलाइक वाले भी लिखवा दिए हैं, और ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में आते हैं। ये भैया वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में आते हैं, मतलब वो कई शब्दों के एक शब्द आते हैं। जैसे जिनके कई शब्दों के एक शब्द वाले होते हैं ना, जिसके माँ बाप ना, उसको क्या कहा जाएगा? अनाथ। इंग्लिश में क्या कहेंगे उसको? इंग्लिश में कहेंगे भैया ऑर्फन। न, ठीक है, चलिए बढ़े आगे। चलिए भाई आगे देखें, तो ये वर्ड भी आप लोग याद करेंगे, इस वर्ड को भी आप लोग याद करेंगे। नेक्स्ट वर्ड आपके सामने दूं, एक बहुत ही बेहतरीन सा वर्ड। एक बेहतरीन सा वर्ड क्या है? एक बहुत बढ़िया एक वर्ड है FEMI, फेमिनिस्ट। एक वर्ड होता है इफेमिनिस्ट, ठीक है। इन दोनों वर्ड को कैसे पहचानोगे? इन दोनों वर्ड्स को कैसे पहचानोगे? एक वर्ड है फेमिनिस्ट और दूसरा वर्ड है इफेमिनेट। एक फेमिनिस्ट और दूसरा इफेमिनेट। तो फेमिनिस्ट और इफेमिनेट दोनों में कहीं आ रहा फेमी, और आप लोगों ने नाउन पढ़ा था मेरे से, और नाउन पढ़ाते समय मैंने आपको कराए थे जेंडर। क्या कराए थे? जेंडर। तो इफेमिनेट, इफेमिनेट मतलब, इफेमिनेट में फेमी आया मतलब फीमेल से लगा, फेमिनिस्ट में फेमी आया मतलब फीमेल से लगा, मतलब महिलाओं के बारे में बात की जा रही है, जो मादा श्रेणी में आती है उनके बारे में बात की जा रही है, ठीक है। आइए इससे जानकारी अर्जित करते क्या है। अ पर्सन हु थिंक्स, जो सोचता है, अ पर्सन हु थिंक्स अबाउट द वेलफेयर ऑफ वुमेन। एक वो व्यक्ति जो महिलाओं के भले के बारे में सोचता हो, एक वो व्यक्ति जो महिलाओं के भले के बारे में सोचता हो, उत्थान के बारे में सोचता हो, ऐसे व्यक्ति को क्या कहा जाएगा? फेमिनिस्ट कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा भाई? फेमिनिस्ट कहा जाएगा। तो ऐसे व्यक्ति को फेमिनिस्ट कहेंगे। लेकिन अगर इफेमिनेट आ जाता है तो इफेमिनेट का मतलब ऐसा नहीं है। इफेमिनेट का मतलब है अ पर्सन हु इज लाइक अ वुमेन,
इन हिज हैबिट। देखिए क्या मतलब है, दोनों में अंतर देखें। अ पर्सन लाइक ए वुमेन, अभी लाइक का मतलब ये पसंद करना नहीं है, लाइक का मतलब उसकी तरह होना। लाइक ए वुमेन, एक व्यक्ति जो महिलाओं की तरह हो, महिलाओं की तरह हो। इन हिज हैबिट, आदत में, सॉरी, मतलब अगर आदतन वो आदत में महिलाओं की तरह कार्य करता हो, महिलाओं की तरह बोलता हो, महिलाओं की तरह चलता हो, उस आदमी को कहा जाता है इफेमिनेट। जिसको मैं बात करूं तो इसके लिए वर्ड एक, आप बहुत सारे वर्ड आप क्षेत्रीय यूज करते होंगे, लेकिन जो सही वर्ड है वो है जनाना। ठीक है, महिलाओं के जैसे एक्टिविटी करने वाला, महिलाओं के जैसे मतलब कर्तव्य करने वाला। जैसे आपने देखा होगा बांधी कमरिया से साड़ी कि आई अब आंटी की बारी, उसमें जो गोविंदा जो एक्टिविटीज़ करता है वो लाइक वुमेन, औरतों की तरह करता है, तो उसमें उस गोविंदा को क्या कहा जा सकता है, हम इफेमिनेट कह सकते हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया सर। वही कहावत है, जब चिड़िया छोटे से घोंसले में रहती है तो बोलती है इतना ही संसार है, जब घोंसले से बाहर निकल जाती है तब पता चलता है कितना बड़ा संसार है। बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल बहुत बढ़िया बात की आपने। और एक बात और आपको बता दूं, थोड़ी सी बात, छोटी सी बात बताऊंगा और आप लोगों के लिए बहुत ही गजब बात है। बात को समझना, दुनिया का कोई भी एग्जाम आप लोगों के लिए कठिन नहीं है, दुनिया का कोई भी एग्जाम आप लोगों के लिए कठिन नहीं है। अंतर पता क्या है, एक छोटी सी बात को समझिएगा, कहीं बन जाएगा, बस 2 मिनट की बात है। एक चिड़िया और चिड़िया की जो बिटिया ना आसमान में उड़ रही थी, एक चिड़िया और एक चिड़िया की बिटिया आसमान में उड़ रही थी। तो आसमान में उड़ते उड़ते जैसे वो जा रहे थे, उनके ऊपर से रॉकेट गुजर गया बड़ी तेजी से। तो रॉकेट जब गुजरा तो चिड़िया की बिटिया ने कहा मम्मा ये क्या था, चिड़िया की बिटिया ने पूछा मम्मा ये क्या था, तो चिड़िया ने जवाब दिया बेटा ये रॉकेट था। तो जिद पकड़ बैठी बिटिया कि मम्मा क्या हम इतनी तेज नहीं उड़ सकते, बेटा तुम नहीं उड़ सकते इतनी तेज। न मम्मा बताओ, बच्चे जिद्दी होते हैं, मम्मा बताओ क्यों तेज नहीं उड़ सकते। तो मम्मा ने बताया कि बेटा जिस दिन तेरी पूंछ में आग लग जाएगी तो भी इतनी तेज दौड़ेगी। यानी जब बच्चे का एग्जाम आ जाता है ना, सी टेट होगा तैयारी करो भाई, यूपी टेट आएगा तैयारी करो, सुपर टेट आएगा तैयारी करो, जब आपके पूंछ में आग लगती है ना तभी दौड़ लगाते हो, वरना उससे पहले 365 दिन आपके ऐसे बीत जाते हैं पूरे साल के, कोई तैयारी नहीं होती, कोई परेशानी नहीं। 24 आवर्स तुम्हारे पास भी हैं और 24 आवर्स उनके पास भी होते हैं जिन लोगों ने इस दुनिया के इतिहास को रचा है। बात समझ में आ गई? तो इस बात से आप लोग अच्छे से सीख पाए होंगे। बिल्कुल, जितने लोग भी नए जुड़े हुए हैं सब लोग नित्य क्लासेस के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, वहां से आपको लगातार हमारी क्लास मिलती रहेंगी। ठीक है, पीडीएफ भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती रहेंगी और लगातार आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा क्या क्या हम पढ़ाते हैं और हमारी टीम क्या कार्य कर रही है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ें और कुछ ऐसे महत्वपूर्ण आपको वर्ड दे देते हैं जिससे कि आप लोग और भी चीज़ें सीख पाए। हम देखते हैं अरे यार इतनी सारी बात कर ली और भगवान को याद ना करें, यानी गॉड को याद ना करें, ये बात भी कहीं ना कहीं कुदरत को बुरी लगेगी है। तो क्यों ना कुछ शब्द भगवान से रिलेटेड ले ली जाए। एक होता है थीस्ट, थीस्ट होता, थीस्ट मतलब, थीस्ट को लिख लीजिएगा, अ पर्सन हु बिलीव्स इन गॉड। एक वो व्यक्ति जो भगवान में विश्वास रखता हो, एक वो व्यक्ति जो भगवान में विश्वास रखता हो, भैया क्या कहलाएगा? थीस्ट कहलाएगा। लेकिन दूसरा व्यक्ति, अगर एक ऐसा व्यक्ति जो भगवान में विश्वास न रखता हो उसको क्या कहेंगे? एथीस्ट। अ पर्सन हु does not believe in God। ठीक है, जो भगवान में विश्वास न रखता हो वो हो जाएगा एथीस्ट। एक होता है अल्टुरिस्ट, ALTRUIST।
UIST, दोबारा सुन ले, ALTRUIST, अल्टोरिस्ट। अल्टोरिस्ट का मतलब होता है परोपकारी। अ पर्सन हु थिंक्स अबाउट द वेलफेयर ऑफ अदर, वेलफेयर ऑफ अदर, जो दूसरों के भले के बारे में बात करता हो। किसके बारे में? दूसरों के भले के बारे में सोचता हो। किसके बारे में भाई? दूसरों के भले के बारे में। एक वो व्यक्ति जो महिलाओं के भले के बारे में सोच रहा था, फेमिनिस्ट था, लेकिन ये दूसरों के, महिला पुरुष कुछ भी हो, सबके भले के बारे में सोचता है, तो वो हो जाएगा भैया अल्टोरिस्ट। कौन हो जाएगा? अल्टोरिस्ट मतलब परोपकारी। इसको हिंदी में क्या कहेंगे? इसको कहेंगे परोपकारी। ठीक है, ये व्यक्ति ये हो जाएगा नास्तिक, और एक ये व्यक्ति ये हो जाएगा आस्तिक। ठीक है भाई, जल्दी से इसको नोट करो, जल्दी से इसको नोट करो, सेशन करो शेयर फटाफट जल्दी। देखते हैं कितने लोग अच्छे शेयर कर पाते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने, नास्तिक कहा। कैंसर, हीरालाल को ब्लॉक करो, अभी ब्लॉक करो बिल्कुल। इसको बिल्कुल अभी ब्लॉक कर दीजिएगा, हीरालाल मीना। चलिए चलिए बढ़े आगे भाई। बढ़ते हैं आगे। देखो देखिए, अगला वर्ड देख लीजिएगा जो मैं आपके संबंध में कराने वाला हूं, जो आपके फायदे की चीजें हैं। इससे बेस्ट कर रहा हूं आपको। ठीक है, कर दिया? अब भी नहीं हुआ, अभी नहीं हुआ। अगला वर्ड देख लीजिएगा जो मैं आपके संबंध में कराने वाला हूं, जो आपके फायदे की चीजें हैं। ब्लेड मारो उसको, भाग भाग। चलिए भी, देखिए भाई, जितने भी लोग हमें लाइव देख रहे हैं, प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड माई प्रॉब्लम। और ये प्रॉब्लम मेरी नहीं है, तो आप सभी की है। एक मान मर्यादा सम्मान की भी चीज़ें होती हैं। आप लोग भारत में जी रहे हो, कोई ये कोई विदेश नहीं है कि आपके लिए बिल्कुल वेस्टर्न कल्चर में नहीं जाओ एकदम से। यार आप लोग स्टडी चैनल पे आ रहे हो, आप लोगों को ये तमीज़ नहीं है किस तरीके से बातें करनी है। ठीक करा, बिल्कुल सही है। ठीक है, बड़े आगे। मोड ऑफ कर दिया। चलिए भी लिख लीजिएगा, कुछ वर्ड और लिख लीजिएगा जो आप लोगों को बता रहा हूं मैं। जैसे क्रेसी से लिख लीजिएगा, CRACY, क्रेसी। क्रेसी का मतलब गवर्नमेंट। क्रेसी का मतलब क्या होता है? गवर्नमेंट, यानी सरकारें होती हैं। जैसे मैंने लिखा ऑटोक्रेसी, ऑटोक्रेसी। अब आप लोग जानते हैं ऑटो का मतलब होता है खुद से, और क्रेसी का मतलब होता है गवर्नमेंट से, सेल्फ गवर्नमेंट। ठीक है, सेल्फ गवर्नमेंट की बात हो जाएगी इस पर। नंबर 2 की अगर मैं बात करूं, एक वर्ड आ जाएगा आपका डेमोक्रेसी। कुछ लोग इस डेमोक्रेसी का ही फायदा उठा गए। डेमोक्रेसी तो इसको कहा जाएगा गवर्नमेंट बाय पीपल, लोगों की सरकार, जैसे भारत में है, लोगों की सरकार जैसे भारत में। ठीक है,
देखो भाई डेमोक्रेसी, अगर मैं आ जाएगा एक आ जाएगा, इसमें आर की भी आता है, इसमें भैया आर की भी आता है। आर की का मतलब भी गवर्नमेंट होता है, तो आर की जहाँ भी आ जाए सरकार से रिलेटेड बना लेना, जैसे MONARCH, ये तो था मोनार्क यानी राजा, तो मोनार्की मतलब क्या हो जाएगा, राजतंत्र, गवर्नमेंट बाय किंग। ठीक है, एक वर्ड आ जाता है मोनार्की से अलग, आपका आ जाएगा ऑटोनॉमी, क्योंकि नॉमी भी वर्ड का है। ऑटोनॉमी क्या भैया, ऑटोनॉमी का मतलब ये भी ऑटोनॉमी और आपका ऑटोक्रेसी बिल्कुल सेम ही है। ये सेल्फ गवर्नमेंट मतलब खुद की गवर्नमेंट, मनमोजी तरीके से जो सरकारें चलती हैं। ठीक है, बात समझ में आई भाई सभी का? आई होप कि आप लोगों को अच्छे समझ में आ गई होगी। सर लोकतांत्रिक बिल्कुल, डेमोक्रेसी प्रजातंत्र बिल्कुल सही कहा आपने अनुराग केसरी जी, बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है। चलिए भी थोड़ा सा हम कल ही कराएंगे, क्योंकि कई बार क्या हो जाता है ना, बहुत ज़्यादा लंबा भी नहीं रहना, क्योंकि 3 बजे से मेरी क्लास है, 3 बजे से हमारी नेक्स्ट क्लास भी है और दूसरी क्लास हमारी अब होने वाली है। 2 बजे से क्लास होगी गोल्डी सर की। गोल्डी सर जो मैथमेटिक्स पढ़ाते हैं, बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोगों को मैथमेटिक्स करा रहे हैं इन इजी वे, बहुत ही आसान भाषा में। आप लोग उस क्लास को भी देखिएगा, क्लास को ज्वाइन करिएगा। आप लोगों की रीजनिंग और मैथमेटिक्स दोनों वही करा रहे हैं बड़े अच्छे तरीके से। चलिए दोस्तों, क्लास आपको कैसे लगी कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा, और अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें, और आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, जिससे कि नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। हमसे कंटिन्यू जुड़ना चाहते हो तो ये नंबर आपके लिए आपको दिया गया है, आपकी सुख सुविधा के अनुसार। कोई भी हीरालाल जैसा नहीं मिलना चाहिए। ठीक है, हाय लिखें, अपना नाम लिखें और एड्रेस के साथ लिखकर भेज दें, जिससे कि आप लोग हमसे जुड़े रहें। आप लोगों को व्हाट्सएप के माध्यम से आपके पास नोटिफिकेशन सेंड कर दिया जाए। ठीक है, चलो दोस्तों, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, खुदा हाफिज़।